अब हम स्टार्ट करते हैं पेज 701 रेस्पिरेटरी सिस्टम की पैथोलॉजी वाला सेक्शन। तो इसमें है सार्कोइडोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय द इम्यून मीडिएटेड वाइड स्प्रेड नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमास। तो इसमें जो है वो इम्यून मीडिएटेड यानी इम्यून सिस्टम से रेलिवेंट जो है वो नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमास बन रहे होते हैं। एलिवेटेड सीरम एस लेवल्स यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लेवल्स and elevated CD4 and CD8 ratio in bronchoalveolar lavage fluid। तो जब ये ब्रोंकोअल्वियोलर लवेज फ्लूइड जो है उसको स्टडी करेंगे तो वहाँ पे उनको एलिवेटेड CD4 ओवर CD8 रेशो मिलेगा। मोर कॉमन इन ब्लैक फीमेल्स, ये ब्लैक फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। ओफन एसिम्टोमेटिक एक्सेप्ट फॉर दी एनलार्ज लिम्फ नोड्स, काफ़ी देर तक तो ये एसिम्टोमेटिक ही रहती है और सिर्फ इसमें यह होता है कि इसमें जो लिम्फ नोड्स हैं वो हमें एनलार्ज मिल रहे होते हैं। चेस्ट एक्सरे शोज द बायलेटरल एडिनोपैथी एंड द कोर्स रेटिकुलर एपेसिटीज। जब हम चेस्ट एक्सरे करेंगे तो उसमें हमें कोई बायलेटरल यानी दोनों तरफ हमें एडिनोपैथी शो हो रही होगी और कुछ हमें वहाँ पे ओपेसिटीज़ भी शो हो रही होंगी जिनको हम कोर्स रेटिकुलर ओपेसिटीज़ कहते हैं। तो ये बायलेटरल एडिनोपैथी क्या होती है और कोर्स रेटिकुलर ओपेसिटीज़ को देख लेते हैं। तो हमने देखा कि एडिनोपैथी जो है उसका मतलब ये है कि लार्ज और स्वोलन लिम्फ ग्लैंड, जो लिम्फ वाले ग्लैंड्स होते हैं वो लार्ज और स्वोलन हो जाते हैं। ये चीज़ हमें बायलेटरली देखने को मिलेगी यानी दोनों तरफ ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। और दूसरी हमने देखा था कि कोर्स रेटिकुलर ओपेसिटीज़ में इसमें बनती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोर्स रेटिकुलर ओपेसिटीज़ किस तरह की दिखेंगी। इन्होंने बिल्कुल ही कवर किया हुआ है और ये बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है बहुत ही रफ सा स्ट्रक्चर लग रहा है। कोर्स रेटिकुलर ओपेसिटीज आर द रिजल्ट ऑफ लंग डिस्ट्रक्शन caused by the retracting fibrosis which also produces cystic spaces। तो ये लंग डिस्ट्रक्शन की वजह से बनती हैं और ये डिस्ट्रक्शन इस वजह से हो रही होती है कि वहाँ पे रिट्रैक्टिंग फाइब्रोसिस हो जाती है और उस फाइब्रोसिस की वजह से कुछ सिस्टिक स्पेसेस बन जाती हैं यानी सिस्ट जैसी दिखने वाली स्पेसेस बन जाती हैं। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द कोर्स रेटिकुलर ओपेसिटीज एंड द सिस्टिक स्पेसेस इज बेटर शोन ऑन द कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन में हम इसको बेटर देख सकते हैं, वहाँ पे हम इसको हनीकम अपीयरेंस कहेंगे। CT of the chest better demonstrates the extensive hilar and the mediastinal adenopathy। तो ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि CT स्कैन अगर हम करेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा हिलर और मीडियास्टिनल की एडिनोपैथी का मतलब है कि लिम्फ ग्लैंड्स जो हैं वो स्वॉलन और एनलार्ज हो गए हैं। एसोसिएटेड विद बेल पाल्सी, ये बेल्स पाल्सी के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। यूवियाइटिस, ग्रैनुलोमास, नॉन कैशिएटिंग एपिथेलियोइड कंटेनिंग माइक्रोस्कोपिक शाउमैन एंड एस्टेरॉइड बॉडीज, ल्यूपस पर्नियो। ठीक है, दिस इज़ द स्किन लीजन्स ऑन द फेस रिजेंबलिंग ल्यूपस। तो ल्यूपस पर्नियो का मतलब है कि स्किन लीजन्स हैं जो ल्यूपस जैसे लग रहे हैं। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, एरिथेमा नोडोसोम, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक आर्थ्रोपैथी, जॉइंट्स के मसलों के साथ भी एसोसिएटेड है। हाइपर कैल्सीमिया भी हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन दी 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज मीडिएटेड विटामिन डी एक्टिवेशन इन द मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के अंदर जो है वो 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के एक्टिवेट होने की वजह से विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है, इस वजह से हाइपर कैल्सीमिया भी हो रही है। एसोसिएटेड विद ग्रैनुलोमास, नॉन कोशिएटिंग एपिथेलियोइड कंटेनिंग माइक्रोस्कोपिक शाउमैन एंड एस्टेरॉइड बॉडीज़। ये चीज़ पहले भी लिखी हुई थी कि यहाँ पे कुछ जो हैं वो ग्रैनुलोमास बन जाते हैं जो नॉन कैशिएटिंग है, एपिथेलियोइड हैं और उनके अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं जिनको हम शाउमैन और एस्टेरॉइड बॉडीज़ कहते हैं। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक आर्थ्रोपैथी, कैल्शियम इंक्रीज इन कैल्शियम, ओक्यूलर यूवियाइटिस, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, विटामिन डी एक्टिवेशन ड्यू टू दी 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इन मैक्रोफेजेस एंड स्किन चेंजेस लाइक ल्यूपस पर्नियो एंड द एरिथेमा नोडोसोम। तो इसको हम याद रख सकते हैं सार्कोइड्स वाले निमोनिक से। ट्रीटमेंट हम इसकी करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिर्फ सिम्टोमेटिक, वैसे ये सिम्टोमेटिक रहती है पर अगर ये सिम्टम्स क्रिएट करना शुरू कर दे तब हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं। अब ए में इन्होंने ये हमें शो किया हुआ है कि एक पिंक सा जो है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर और उसके अंदर पर्पल है, पिंक सी आउटलाइन बनी हुई है और उसके अंदर एक पर्पल स्ट्रक्चर है। तो ये क्या चीज़ है? ये है द नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमास। ठीक है, ये नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमास हैं।
बी में उन्होंने हमें शो की हुई है एडिनोपैथी और कोर्स रेटिकुलर ओपेसिटीज़, जो कि हमने गूगल में भी देख ली थी। तो ये ओपेसिटीज़ यहाँ पे बनी हुई हैं, और इन ओपेसिटीज़ की जो वजह होती है वो ये है कि इसके अंदर फाइब्रोसिस हो रही होती है और उसकी वजह से कुछ सिस्टिक स्पेसिस बन रही होती हैं। तो सी में इन्होंने हमें शो की हुई है सीटी स्कैन, ये सी वाला जो है ये सीटी स्कैन है, जबकि बी वाला जो है वो चेस्ट एक्सरे है। तो सी में इन्होंने सीटी स्कैन के अंदर हमें शो की हुई है कि एक्सटेंसिव हिलर एंड द मीडिएस्टिनल एडिनोपैथी हुई हुई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही रफ सा स्ट्रक्चर है, ब्लैक इसके बैकग्राउंड है और वाइट इसके ऊपर असर स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। तो ये सीटी स्कैन है। इसके बाद है इनहलेशन इंजरी एंड स्क्वाइले, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इनहलेशन ऑफ द नॉक्शियस स्टिमुलाई, फॉर एग्जांपल स्मोक। अगर कोई नॉक्शियस स्टिमुलाई जो है उसकी इनहलेशन की गई है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इस स्टिमुलाई में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है स्मोक, caused by the heat particulates that is less than 1 micrometer diameter और irritants। तो ये चीज़ जो है ये हीट से भी हो सकती है, पार्टिकुलेट से हो सकती है जिनका डायमीटर 1 माइक्रोमीटर से कम हो, और इरिटेंट से हो सकती है जैसे अमोनिया। तो केमिकल ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस हो सकती है, फिर एटीमा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। मैनी पेशेंट्स प्रेजेंट सेकेंडरी टू दी बर्न्स, कुछ पेशेंट्स जो हैं वो बर्न्स की वजह से भी प्रेजेंट हो रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेलेशन, साइनाइड पॉइजनिंग और आर्सेनिक पॉइजनिंग। डिफरेंट किस्म की पॉइजनिंग की वजह से भी लोग इसमें प्रेजेंट हो रहे होते हैं। सिंगिड नेजल हेयर्स और सूट इन दी ओरोफेनिक्स इज कॉमन ऑन एग्जाम। तो इसमें हमें जो है वो ओरोफेनिक्स में सूट मिल सकता है और नेजल हेयर्स भी हमें सिंग्ड हुए होंगे। ब्रोंकोस्कोपी शो सीवर एडीमा, अगर हम ब्रोंकोस्कोपी करें तो हमें सीवर एडीमा मिलेगा, कंजक्शन ऑफ ब्रोंकस मिलेगी और सूट डिपोजिशन मिलेगी। अब ए में इन्होंने हमें शो किया हुआ है 18 आवर्स आफ्टर इनहेलेशन इंजरी, ठीक है, ये 18 आवर्स आफ्टर इनहेलेशन इंजरी है, जबकि बी में इन्होंने हमें शो की हुई है रेजोल्यूशन एट 11 डेज आफ्टर इंजरी। तो पहले उन्होंने हमें 18 आवर्स शो किए हुए हैं और फिर बी में उन्होंने हमें रेजोल्यूशन शो की हुई है जो 11 डेज़ के बाद शो की हुई है। तो किसी भी हार्मफुल स्टिमुलाई को इनहेल करने की वजह से जो इंजरी हो सकती है, जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, उनको हम कहते हैं इनहेलेशन इंजरी एंड सेक्वाइली। तो ये अगर डिफरेंट ब्रोंकोस्कोपी अगर हम करेंगे तो उसमें हमें डिफरेंट अपीयरेंस मिल रही होगी, जैसे एडीमा भी मिल सकता है, कंजक्शन मिल सकती है, सूट की डिपोजिशन है। कई दफ़ा एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकता है कि हमें सूट मिला था, तो वो उसकी डिपोजिशन जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा जो है वो उसकी कॉमन फाइंडिंग है इस केस में। उसके बाद हम देखते हैं न्यूमोकॉनियोसिस, एस्बेस्टस इज़ फ्रॉम द रूफ वॉज कॉमन इन इंसोलेशन बट अफेक्ट्स अ बेस, ठीक है। एस्बेस्टस जो है वो रूफ से जो है वो ज़्यादा होता है क्योंकि रूफ्स में जो है वो इंसुलेशन की गई होती है, तो बट इट अफेक्ट्स अ बेस यानी लोअर लॉब्स। सिलिका कोल एंड बेरीज आर फ्रॉम द बेस, ये सारी चीज़ें हमें फ्रॉम द बेस यानी अर्थ से मिलती हैं, बट दे अफेक्ट द रूफ यानी अपर लॉब्स। तो सर यहाँ पे हम देखते हैं एस्बेस्टस रिलेटेड डिजीज़। न्यूमोकॉनियोसिस में जो है वो डिफरेंट मटीरियल्स का अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो रहा है तो उसकी वजह से जो लंग में डैमेज हो रहा होता है उसको हम न्यूमोकॉनियोसिस कह रहे होते हैं। तो इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस अपना रोल प्ले कर सकती हैं, उसमें एक एस्बेस्टस है, ब्रिलियम है और कोल है, सिलिका है, तो इस किस्म की जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एस्बेस्टस रिलेटेड डिजीज़। एस्बेस्टस कॉजेज एस्बेस्टोसिस दैट इज़ पल्मोनरी फाइब्रोसिस, प्लेयूरल डिजीज़ एंड मैलिग्नेंसेस। तो लंग के अंदर ये फाइब्रोसिस करवा देगी, प्लेयूरा के अंदर ये डिजीज़ करवाएगी, प्लेयूरल डिजीज़ और मैलिग्नेंसेस भी करवा सकते हैं। अगर बहुत प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर और ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे तो इवेंचुअली ये मैलिग्नेंसी तक भी जा सकती है। एसोसिएटेड विद शिप बिल्डिंग, रूफिंग, प्लम्बिंग, आइवरी वाइट कैल्सिफाइड सुप्रा डायाफ्रेगमेटिक एंड प्लेयूरल प्लैक्स आर पैथोगोनोमोनिक। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है वो आइवरी वाइट कैल्सिफाइड जो है वो प्लैक्स बन जाते हैं और इनकी जो लोकेशन है इन प्लैक्स की, एक तो ये सुप्रा डायाफ्रेगमेटिक यानी डायफ्राम के ऊपर होते हैं एंड प्लेयूरल और प्लेयूरा के साथ या प्लेयूरा के अंदर होंगे। प्लेयूरा वो मेम्ब्रेन है जो लंग्स को रैप करता है। रिस्क ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन द रिस्क ऑफ मीजोथेलियोमा।
अब इससे जो है वो दो किस्म के कार्सिनोमा हो सकते हैं, एक तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा और एक मीज़ोथेलियोमा। मीज़ोथेलियोमा प्लेयूरा के कैंसर को कहते हैं, पर उन्होंने कहा है कि ब्रोंको यानी कार्सिनोमा की रिस्क मीज़ोथेलियोमा यानी प्लेयूरा के कैंसर से ज़्यादा है। इंक्रीज रिस्क ऑफ कप्लान सिंड्रोम, कप्लान सिंड्रोम की भी इसमें रिस्क इंक्रीज होती है, जिसमें रियोमेटॉइड आर्थराइटिस एंड न्यूमोकोनियोसिस विद इंट्रा पल्मोनरी नोड्यूल्स। अब कप्लान सिंड्रोम के अंदर तीन चीज़ें हो रही हैं, एक तो न्यूमोकोनियोसिस हो रही है जो कि जिसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं, बाकी इसमें रियोमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकती है और इंट्रा पल्मोनरी नोड्यूल्स भी बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्पेस्ट्रस अफेक्ट्स लोअर लॉब्स, जो हमने पहले भी पढ़ लिया। स्पेस्ट्रस फिरूगिनस बॉडीज आर गोल्डन ब्राउन फ्यूसीफॉर्म रोड्स रिजेंबलिंग डम बेल्स। तो ये जो एस्पेस्टस है इसमें कुछ बॉडीज़ बन जाती हैं और वो गोल्डन ब्राउन कलर की होती हैं, फ्यूसीफॉर्म रॉड्स जैसी लग रही होती हैं, डम्बल्स को रिजेंबल कर रही होती हैं। फाउंड इन द एल्वियोलर स्पूटम सैंपल, इन बॉडीज़ को हम जो है वो एल्वियोलर स्पूटम सैंपल के अंदर भी देख सकते हैं, यानी स्पूटम सैंपल के अंदर हमें ये मिल सकती हैं। विजुअलाइज्ड यूजिंग प्रशियन ब्लू स्टेन, और हम इस पर यूज़ करेंगे प्रशियन ब्लू स्टेन तो हमें ये विजुअलाइज हो जाएंगी। ऑफन ऑब्टेन बाय द ब्रोंको अल्वियोलर लवाज, हम ब्रोंको अल्वियोलर लवाज के ज़रिए जो है वो उस स्पूटम सैंपल को ऑब्टेन करेंगे, उसके बाद हम उसमें प्रशियन ब्लू स्टेन को यूज़ करेंगे तो हमें ये एस्बेस्टस बॉडीज़ नज़र आएंगी जो कि गोल्डन ब्राउन होती हैं, फ्यूसीफॉर्म रॉड्स की तरह की दिखती हैं और डम्बल्स जैसी इनकी शेप होती है। इंक्रीज इसको प्लेयूरल अफ्यूजन्स, और ये प्लेयूरल अफ्यूजन्स की भी रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं। प्लेयूरल अफ्यूजन का मतलब ये होता है कि प्लेयूरा के अंदर जो है वो फ्लूइड की अकोमोलेशन हो गई है, वो फ्लूइड जो है वो ट्रांसुडेटिव भी हो सकता है और एक्सुडेटिव भी हो सकता है, ये चीज़ हम आगे पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है ब्रिलियोसिस। ब्रिलियोसिस इज एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर टू ब्रिलियम इन एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये ब्रिलियोसिस जो है ये ब्रिलियम के साथ एक्सपोजर होने की वजह से होता है। एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ये एक्सपोजर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये एरोस्पेस क्या होती है? एरोस्पेस इज़ अ टर्म यूज टू कलेक्टिवली रेफर टू द एटमॉस्फेयर एंड द आउटर स्पेस। ठीक है, एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस को रेफर करने के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं, यानी इसका मतलब है कि स्पेस या फिर एटमॉस्फेयर। एरोस्पेस एक्टिविटीज़ वेरी डाइवर्स with a multitude of commercial, industrial and the military applications. Aerospace engineering consists of aeronautics and the astronautics. यानी कि इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस को जो है वो हम एरोस्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ब्रिलियम जो है उसका ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो एरोस्पेस में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हो सकता है। ग्रेनुलोमाटोस यानी कि इसमें भी ग्रेनुलोमास बनते हैं, नॉन केशिएटिंग ऑन हिस्टोलॉजी एंड देयरफॉर ओकेजनली रिस्पॉन्सिव टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसी वजह से ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिस्पॉन्सिव है क्योंकि इसमें भी ग्रेनुलोमास बनते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर एंड द कोर पुल्मोनेल, और इसमें कैंसर और कोर पुल्मोनेल की रिस्क इंक्रीज होती है। इट अफेक्ट्स अपर लॉब्स। कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, अब इसमें कैंसर और कोर पुल्मोनेल की जो है वो रिस्क इंक्रीज हो रही है, जबकि एस्बेस्टस में कार्सिनोमा की और प्लेयूरल अफ्यूजन्स की रिस्क इंक्रीज हो रही है। इसके बाद आता है कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस। प्रोलॉन्ग्ड कोल डस्ट एक्सपोजर, अगर बहुत ही ज़्यादा देर तक कोल डस्ट का एक्सपोजर होता रहेगा तो मैक्रोफेजेज जो हैं वो लैडन हो जाएंगे विद कार्बन, यानी मैक्रोफेजेज जो हैं वो फिल्ड अप हो जाएंगे विद कार्बन। इट लीड्स टू द इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस, आल्सो कॉल्ड द ब्लैक लंग डिजीज। इंक्रीज रिस्क ऑफ कप्लान सिंड्रोम, इसमें भी कप्लान सिंड्रोम की रिस्क इंक्रीज हो जाती है, जिसमें एक तो न्यूमोकोनियोसिस होगी, एक इंट्रापल्मोनरी नोड्यूल्स होते हैं, एक रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ये तीन चीज़ें जब मिल जाएं तो समझ लो कप्लान सिंड्रोम है। अफेक्ट्स अपर लॉब्स, स्मॉल राउंडेड नोड्यूलर ओपेसिटी सीन ऑन इमेजिंग, इसमें जो है वो राउंडेड और स्मॉल किस्म की नोड्यूलर ओपेसिटीज़ हमें इमेजिंग में दिखाई देंगी। एंथ्राकोसिस, एसिम्टोमेटिक कंडीशन फाउंड इन मेनी अर्बन डिवेलपर्स एक्सपोज टू द सूटी एयर। तो ये एक एसिम्टोमेटिक कंडीशन है जो अर्बन डिवेलपर्स यानी कि जो अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उनके अंदर हमें मिलेगी जब वो सूटी एयर को एक्सपोज हो रहे होंगे। तो ये सूटी एयर क्या होती है इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। सूट जो है वो हम कहते हैं एक डीप ब्लैक पाउडरी और फ्लैकी सब्सटेंस को,
consisting largely of the amorphous carbon produced by the incomplete burning of the organic matter। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एक ऐसी सब्सटेंस है जो पाउडरी होती है, फ्लैकी होती है, और इसमें जो है वो अमॉर्फस कार्बन की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होती है, और ये इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस हो रही होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि एंथ्राकोसिस एक एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है, यानी इसके सिम्टम्स तो कोई भी नहीं है, लेकिन वैसे ही जब हम चेस्ट एक्सरे वगैरह करेंगे तब हमें पता चलेगा कि उनके अंदर जो है वो सूटी एयर है, एक्सपोज टू द सूटी एयर। उसके बाद हम देखते हैं सिलिकोसिस। The silicosis is associated with the sand blasting and foundries and mines. Sand and found and mine. Sand found mine. Macrophages respond to the silica and release fibrogenic factors। मैक्रोफेजेस जब सिलिका के साथ इनका मतलब इंटरेक्शन होगा तो इन्होंने फाइब्रोजेनिक फैक्टर्स को रिलीज़ कर देना है, लीडिंग टू दी फाइब्रोसिस, यानी फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ थॉट दैट सिलिका मे डिस्टर्ब द फैगोलाइजोसोम्स एंड इम्पेयर मैक्रोफेजेस। और उसके बाद जो सिलिका है इसने फैगोलाइजोसोम्स को और डिस्टर्ब कर देना है, और मैक्रोफेजेस को इसने इम्पेयर कर देना है, इंक्रीजिंग ससेप्टेबिलिटी टू टीबी, यानी कि इसने ट्यूबरकुलोसिस के रिस्क को इंक्रीज़ कर देना है। इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, कोर पुल्मोनल एंड कप्लान सिंड्रोम। तो इसने भी ये तीनों की रिस्क इंक्रीज़ करनी है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कैंसर की, कोर पुल्मोनल और कप्लान तीनों की। तो दे आल्सो अफेक्ट्स द अपर लोब्स, एग शेल क्लासिफिकेशन ऑफ द हिलर लिम्फ नोड्स ऑन दी चेस्ट एक्सरे। जब हम चेस्ट एक्सरे करेंगे तो हमें जो हिलर लिम्फ नोड्स हैं उनकी हमें एग शेल तरह की जो है वो कैल्सिफिकेशन नज़र आएगी। द सिली एग सैंडविच आई फाउंड इज़ माइन। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिलिकोसिस के साथ एक्सपोजर हो सकता है सैंड ब्लास्टिंग के दौरान, फाउंड्रीज में और माइंस में। तो जब एक दफ़ा एक्सपोजर हो जाता है तो मैक्रोफेजेस जो हैं वो इसके रिस्पॉन्स में फाइब्रोजेनिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं और फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमने देखा कि जो सिलिका है ये फैगोलाइजोसोम्स को डिस्टर्ब कर देता है और मैक्रोफेजेस को भी इम्पेयर कर देता है, यानी एक तरह से ये इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। मैक्रोफेजेस का भी रोल जो है वो फैगोसोम्स की तरह होता है, और फैगोलाइजोसोम्स भी जो हैं वो इम्यून सिस्टम में जो है वो रोल प्ले करते हैं। इंक्रीजिंग ससेप्टेबिलिटी टू टीबी, इसी वजह से फिर टीबी की रिस्क इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा कैंसर, कोर पुल्मोनल और कप्लान सिंड्रोम तीनों सीज़ की जो है वो रिस्क इंक्रीज़ हो जाती है। इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि इसमें एग शेल जो है वो कैल्सिफिकेशन होनी है ऑफ द हिलर लिम्फ नोड्स। इसके बाद यहाँ पे कुछ जो है वो डायग्राम्स दी हुई हैं। तो ए में जो है वो हम देखते हैं कि पिंक कलर के जो हैं वो बॉल्ब्स बने हुए हैं डिफरेंट किस्म के और डिफरेंट साइजेस के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ए में क्या बने हुए हैं। ये हैं द आइवरी वाइट कैल्सिफाइड सुपरा डायाफ्रैगमेटिक। तो ये एस्बेस्टस से रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें कुछ हम प्लैक्स देख रहे हैं, इसमें आइवरी वाइट कैल्सिफाइड और सुपरा डायाफ्रैगमेटिक एंड प्लेगुरल प्लैक्स बने होते हैं। तो ये ए में भी शो की हुई हैं और ये बी में भी शो की हुई हैं। तो ए वाले जो हैं वो सुपरा डायाफ्रैगमेटिक हैं और बी वाले जो हैं वो प्लेयूरल हैं। तो ये रेड एरोस के ज़रिए हम देख सकते हैं कि प्लेयूरा में भी ये बने हुए हैं, और ए वाले जो हैं वो सुपरा डायाफ्रैगमेटिक यानी डायफ्राम के ऊपर बने हुए हैं। सी में हमने देखा कि एक एरो है जो कि पिंक कलर के स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, जो रेड कलर के एरो शेप स्ट्रक्चर के साथ जो है वो अपनी बाउंड्री बनाए हुए है। तो ये क्या चीज़ है? सी में हमने देखा कि ये स्पेस्ट्रस बॉडीज़ हैं। दे आर गोल्डन ब्राउन फ्यूसीफॉर्म रॉड्स रिजेंबलिंग डम्बेल्स। तो ये गोल्डन ब्राउन, ये असल में गोल्डन ब्राउन किस्म के जो हैं वो रॉड्स बने हुए हैं, और ये जो हैं वो रिजेंबल कर रहे हैं डम्बेल्स को। तो ये जो गोल्डन ब्राउन से हमें नज़र आ रही है ये समय फ्यूसीफॉर्म रॉड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पिंक कलर के स्ट्रक्चर के तो प्रोमिनेंट किस्म के बिल्कुल ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्पल कलर के स्मॉल राउंडेड बॉडीज हमें नज़र आ रही हैं। राउंडेड तो नहीं है लेकिन ओवल शेप्ड है, और लेकिन स्मॉल साइज है एज़ कम्पेयर टू दी अदर, एज़ कम्पेयर टू देयर सराउंडिंग।
तो डी में ये जो है ये ब्रिलियोसिस में जो है वो ग्रैनुलोमाटोस नॉन केशिएटिंग ऑन हिस्टोलॉजी, यानी कि ब्रिलियोसिस के अंदर ये वाले ग्रैनुलोमास बनते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मीजोथीलियोमा। दिस इज द मैलिग्नेंसी ऑफ द प्लेयूरा एसोसिएटेड विद एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस से एसोसिएटेड है और ये मैलिग्नेंसी ऑफ प्लेयूरा है। मे रिजल्ट इन दी हेमोरेजिक प्लेयूरल एफ्यूजन। इसकी वजह से जो है वो प्लेयूरल एफ्यूजन भी हो सकती है, जो हेमोरेजिक भी होगी और एक्सुडेटिव भी होती है। प्लेयूरल थिकनिंग और प्लेयूरल थिकनिंग भी हो सकती है। रेड एरोज में हम देखते हैं कि प्लेयूरल थिकनिंग हुई है। तो ये हम देख रहे हैं कि ब्राउन कलर की जो इसकी बाउंड्री है वो काफ़ी थिक नज़र आ रही है, तो ये चीज़ हमें मीजोथीलियोमा में नज़र आएगी। हिस्टोलॉजी में आल्सो शो दी सेमोमा बॉडीज़, जो कि राउंडेड कैल्सिफिकेशंस होती हैं, वो भी हमें हिस्टोलॉजी में मिल सकती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में शो द पॉलीगोनल ट्यूमर सेल्स विद माइक्रोविलाई डेस्मोजोन्स एंड टोनोफिलामेंट्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे कि पॉलीगोनल ट्यूमर सेल्स हैं और उनके अंदर माइक्रोविलाई हैं, डेस्मोजोन्स भी वहाँ पे मौजूद हैं और टोनोफिलामेंट्स भी हैं। कैलरेटिनिन एंड द साइटोकैराटिन 5/6 पॉजिटिव इन ऑलमोस्ट ऑल मीजोथीलियोमास। ये 2 ट्यूमर मार्कर्स हैं जो हर किस्म के मीजोथीलियोमा में जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, बट दे आर नेगेटिव इन मोस्ट कार्सिनोमास, और बहुत से कार्सिनोमास में नेगेटिव होंगे। टोबैको स्मोकिंग इज़ नॉट अ रिस्क फैक्टर। मीजोथीलियोमा का रिस्क फैक्टर में टोबैको स्मोकिंग इन्वॉल्व नहीं है। कैलरेटिनिन और साइटोकैराटिन 5/6 इसके ट्यूमर मार्कर्स हैं। तो ये चीज़ MCQs में भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा इसके साथ बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एसोसिएटेड है, जैसे डेस्मोजोन्स, टोनोफिलामेंट्स वगैरह। ये चीज़ें जो हमने पहले जो है वो नहीं डिटेल्ड में इतनी पढ़ी हुई। उसके बाद आता है द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें अल्वियोलर इंसल्ट होगी, यानी कोई अल्वियोलर इंजरी हो जाएगी। तो वहाँ से फिर रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होगा, यानी कि इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज हो जाएंगे। इन साइटोकाइंस ने फिर न्यूट्रोफिल्स को बुला लेना है, रिक्रूटमेंट उनकी रिक्रूटमेंट करवानी है, एक्टिवेशन करवानी है, एंड रिलीज ऑफ टॉक्सिक मीडिएटर्स, और फिर मीडिएटर्स का रिलीज़ करवा देना है, जिसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी हैं और प्रोटीएसेस भी इसमें रिलीज़ होंगे। फिर कैपिलरी एंडोथेलियल डैमेज स्टार्ट हो जाएगा और इवेंचुअली जो है वो वेजल परमिबिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही अल्वियोलाई में कोई इंजरी होती है तो फिर इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं, न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट करवाते हैं, एक्टिवेशन करवाते हैं और टॉक्सिक मीडिएटर्स को रिलीज़ करवाते हैं, जिसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और प्रोटीएसेस हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से कैपिलरी एंडोथेलियल डैमेज होता है और वेजल परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इन्फ्लामेटरी का जो नॉर्मल मैकेनिज़्म है वो भी कुछ इसी तरह से होता है जैसा यहाँ पे बताया हुआ है। लीकेज ऑफ द प्रोटीन रिच फ्लूइड इनटू द अल्वियोलाई, और फिर क्या होगा कि जब वेजल परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है वो अल्वियोलाई में लीकेज हो जाएगी उसकी। फॉर्मेशन ऑफ द इंट्रा अल्वियोलर हियालिन मेम्ब्रेन्स, जब ये प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है इसकी अल्वियोलाई के अंदर लीकेज हो जाएगी तो वहाँ पे कुछ जो है वो हियालिन मेम्ब्रेन्स बन जाएंगे। एंड नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा, और पल्मोनरी एडीमा भी वहाँ पे हो जाएगा। इसको नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा कह रहे हैं क्योंकि इसमें पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो है वो नॉर्मल है। उसकी वजह से डिक्रीज कॉम्प्लाइंस एंड द वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होगा, कॉम्प्लाइंस डिक्रीज़ हो जाएगी। जब वो हियालिन मेम्ब्रेन्स बनेंगे तो कॉम्प्लाइंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाएगा। जब वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाता है तो हाइपोक्सिक वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। हाइपोक्सिक वेजोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। लॉस ऑफ सर्फेक्टेंट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द अल्वियोलर कोलैप्स, अगर सर्फेक्टेंट का लॉस हो जाए तब भी अल्वियोलर कोलैप्स हो सकता है, यानी कि सब कुछ अल्वियोलर इंसर्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्वियोलर इंसर्ट से क्योंकि सब कुछ स्टार्ट हो रहा है इसलिए अगर लॉस ऑफ सर्फेक्टेंट भी हो जाता है तब भी इवेंचुअली तो अल्वियोलर इंसल्ट ही होगी, तो उससे भी ये सब कुछ हो सकता है। अल्वियोलर कोलैप्स की एक रीज़न लॉस ऑफ सर्फेक्टेंट भी बन सकती है। कॉजेज़ में इसके है सेप्सिस, यानी कि इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन जो ब्लड स्ट्रीम में आ गया हो। एस्पायरेशन निमोनिया एक निमोनिया की टाइप है।
ट्रॉमा एंड द पैंक्रियाटाइटिस। तो इसको हम इस तरह भी याद रख सकते हैं कि PAST पास्ट कॉजेज़ यानी पैंक्रियाटाइटिस, एस्पायरेशन निमोनिया, सेप्सिस और ट्रॉमा पास्ट। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया: ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसमें एक तो हमें नज़र आएगी एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे, बायलेटरल लंग ओपेसिटीज़, चेस्ट एक्सरे हमें नज़र आएंगी बायलेटरल लंग ओपेसिटीज़, रेस्पिरेटरी फेलियर विद इन 1 वीक ऑफ एल्वियोलर इंसल्ट, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा होगा विद इन 1 वीक ऑफ द एल्वियोलर इंसल्ट, डिक्रीज्ड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन divided with the fraction of inspired oxygen in the gas mixture, ratio is less than 300, hypoxemia due to the increase in intrapulmonary shunting and diffusion abnormalities। तो एक तो इसमें चेस्ट एक्सरे abnormal आ रहा है, दूसरा इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है और वो भी 1 वीक के अंदर अंदर। फिर इसमें जो रेशो है आर्टीरियल ऑक्सीजन प्रेशर का डिवाइडेड विद द फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन इन द गैस मिक्सचर, इट शुड बी लेस दैन 300। इसके अलावा इसमें हाइपोक्सीमिया हो रहा होगा ड्यू टू द इंक्रीज इंट्रापल्मोनरी शंटिंग एंड डिफ्यूजन एबनॉर्मैलिटीज़। सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर आर नॉट ड्यू टू दी हार्ट फेलियर या फिर फ्लूइड ओवरलोड। रेस्पिरेटरी फेलियर के जो सिम्टम्स हैं वो हार्ट फेलियर की वजह से नहीं या फ्लूइड ओवरलोड की वजह से नहीं हो रहे होंगे। तो यहाँ पे है द कॉन्सिक्वेंसेस: इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, डिक्रीज इन लंग कॉम्प्लाइंस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों हो रही होगी? क्योंकि पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस हो गई है, तो इस वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो रही होगी। लंग कॉम्प्लाइंस इसमें डिक्रीज़ हो गई है हियालिन मेम्ब्रेन्स के बनने की वजह से। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज तो हो ही रहा है क्योंकि एल्वियोलाई डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस इसके बहुत सिंपल हैं, समझ आने वाले। मैनेजमेंट ट्रीट दी अंडरलाइन कॉज, जो भी इसका कॉज बना है उसको हमें अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना चाहिए। मैकेनिकल वेंटिलेशन कर सकते हैं, अगर हम मैकेनिकल वेंटिलेशन करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा और PEEP जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कीप्स एल्वियोलाई ओपन ड्यूरिंग एस्पायरेशन। तो PEEP जो है वो है पॉजिटिव एंड एस्पायरेटरी प्रेशर। तो ये चीज़ हमें नज़र आती है मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट्स में। तो ये एक पॉजिटिव प्रेशर है डेट विल रिमेन इन द एयरवेज एट द एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी साइकिल एंड ऑफ एक्सहेलेशन। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव प्रेशर है जो हमें एयरवेज में नज़र आएगा जबकि रेस्पिरेटरी साइकिल जो है वो एंड हो चुका है। और ये जो प्रेशर है ये ग्रेटर दैन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इन मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट्स है। जिन पेशेंट्स को मैकेनिकली वेंटिलेट करेंगे उनमें हमें ये वाला प्रेशर दिखाई देगा जो एयरवेज के अंदर तब भी रहेगा जबकि रेस्पिरेटरी साइकिल जो है वो एंड अप हो चुका है और ये प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे है कि जब हम मैकेनिकल वेंटिलेशन करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा लेकिन पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो इसकी वजह से एल्वियोलाई ओपन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ठीक है, तो एल्वियोलाई ओपन रहेंगे ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो ये ए में हमें क्या शो किया है? हियालिन मेम्ब्रेन्स, इंट्राएल्वियोलर हियालिन मेम्ब्रेन्स जो हैं वो ए में हमें शो की हुई हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि पिंक कलर का जो थिक सा नज़र आ रहा है ये हियालिन मेम्ब्रेन्स हैं जिनकी वजह से फाइब्रोसिस हो रही होगी। और बी में हमें शो की हुई है बायलेटरल लंग ओपेसिटीज़ जो हमें चेस्ट में नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे एक एंडोट्रेकियल ट्यूब है और यहाँ पे एक राइट इंटरनल जुगुलर लाइन है। इसके अलावा यहाँ पे डिफ्यूज़ ओपेसिटीज़ हैं जिन्होंने पूरे लंग के एक्सरे को जो है वो बिल्कुल ही धुंधला सा किया हुआ है, ओपैक किया हुआ है, तो इनको हम कहते हैं डिफ्यूज़ ओपेसिटीज़ और ये हमें मिलेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्लीप एपनिया, रिपीटेड सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग ग्रेटर दैन 10 सेकेंड्स ड्यूरिंग स्लीप। स्लीप के दौरान जो है वो बार बार ब्रीथिंग की जो है वो सेसेशन हो जाएगी यानी ब्रीथिंग रुक जाएगी फॉर मोर देन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड से ज़्यादा देर के लिए। डिस्टर्प्टेड स्लीप, स्लीप डिस्टर्प्ट हो जाएगी। डे टाइम सॉम्ब्लोनस, जिसकी वजह से फिर डे टाइम सॉम्ब्लोनस हो रही होगी। डायग्नोसिस कंफर्म्ड बाय द स्लीप स्टडी, डायग्नोसिस के लिए हम स्लीप स्टडी करते हैं। नक्चर्नल हाइपोक्सिया, सिस्टेमिक एंडोपल्मोनरी हाइपरटेंशन। नक्चर्नल हाइपोक्सिया का मतलब है कि सोने के दौरान जो है वो हाइपोक्सिया हो जाएगा
यानी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एरिथमियाज एंड सडन डेथ। तो अगर नक्चर्नल हाइपोक्सिया हो रहा है तो उससे एक तो हाइपरटेंशन हो सकती है, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी, एरिथमियाज हो सकते हैं जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर, और सडन डेथ भी हो सकती है। हाइपोक्सिया रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एरिथ्रोपोइटिन रिलीज। हाइपोक्सिया से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज भी इंक्रीज होता है और इंक्रीज एरिथ्रोपोइसिस भी हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ठीक है। अभी हमने देखा है कि स्लीप एपनिया होता क्या है। इसका मतलब होता है कि सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग हो रही है फॉर मोर देन 10 सेकंड्स ड्यूरिंग स्लीप, जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब हो रही है और डे टाइम सॉम्नोलेंस हो रही है। डायग्नोसिस के लिए हम स्लीप स्टडी करते हैं, तो उसमें हमने देखा कि फिर हमने देखा कि नक्चर्नल हाइपोक्सिया भी इसमें होती है। उस हाइपोक्सिया के रिस्पॉन्स में जो है वो सिस्टेमिक और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, एरिथमियाज और सडन डेथ हो सकते हैं। हाइपोक्सिया ने एरिथ्रोपोइटिन को भी रिलीज करवाने की वजह से एरिथ्रोपोइसिस भी होगी। अब यहाँ पे स्लीप एपनिया के टाइप्स हैं, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, एक है सेंट्रल स्लीप एपनिया और एक है ओबिसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रेस्पिरेटरी एफर्ट अगेंस्ट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें ये होता है कि एयरवे जो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई और उसके अगेंस्ट जो है वो रेस्पिरेटरी एफर्ट की जा रही है, ठीक है। द रेस्पिरेटरी एफर्ट अगेंस्ट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें आर्टीरियल ऑक्सीजन प्रेशर इज़ यूजली नॉर्मल ड्यूरिंग द डे। इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर तो नॉर्मल रहेगा, एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, लाउड स्नोरिंग, डे टाइम स्लीपीनेस। तो इसमें यह है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी और उसके अगेंस्ट जो है वो रेस्पिरेटरी एफर्ट किया जा रहा होगा। आर्टीरियल ऑक्सीजन प्रेशर इसमें नॉर्मल रहेगा और ये ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड है, लाउड स्नोरिंग के साथ और डे टाइम स्लीपीनेस। यूजली कॉज बाय द एक्सेस पैराफ्रिंजियल एंड द ओरोफ्रिंजियल टिश्यू इन अडल्ट्स। तो अडल्ट्स में इसकी रीज़न ये बनती है कि बहुत ही ज़्यादा पैराफ्रिंजियल या फिर ओरोफ्रिंजियल टिश्यू है, और चिल्ड्रन में इसकी रीज़न ये बनती है कि एडिनोटॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी है। तो दोनों जो हैं वो एज ग्रुप्स में डिफरेंट रीजंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। ट्रीटमेंट इसका है वेट लॉस, CPAP और डेंटल डिवाइसेस, हाइपोग्लोसल नर्व स्टिमुलेशन एंड अपर एयरवे सर्जरी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये CPAP क्या है। CPAP यानी कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर is a machine that uses mild air pressure to keep breathing airways open while you sleep, ठीक है। तो ये कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है, ये एक मशीन है जिसमें हम एयरवे प्रेशर जो है वो माइल्ड एयर प्रेशर प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि हम एयरवेज को ओपन रख सकें ड्यूरिंग स्लीप। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर may prescribe CPAP to treat sleep related breathing disorders during sleep apnea। तो ये यही बात हमने पढ़ी कि स्लीप एपनिया में हम इसको यूज़ करते हैं। CPAP में आल्सो ट्रीट द प्री टर्म इन्फेंट्स हु हैव अंडर डेवलप्ड लंग्स। तो ये प्री टर्म इन्फेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर अंडर डेवलप्ड लंग्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि वेट लॉस इसकी ट्रीटमेंट है, कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है, डेंटल डिवाइसेस हैं, हाइपोग्लोसल नर्व स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं और अपर एयरवे सर्जरी। तो अभी एडिनोटॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी चिल्ड्रन में इसकी रीज़न बनती है, तो उनके अंदर तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। और जो अडल्ट हैं उनके अंदर भी जो है वो फ्रिंजल जो है वो और पैराफ्रिंजल और ओरोफ्रिंजल टिश्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो इस केस में भी हमें अपर एयरवे सर्जरी और इस तरह हाइपोग्लोसल नर्व स्टिमुलेशन इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। और क्योंकि ये ओबेसिटी से भी रेलिवेंट है इसलिए वेट लॉस पे इसकी ट्रीटमेंट में लिखा हुआ है। सेंट्रल स्लीप एपनिया, दिस इज इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी एफर्ट ड्यू टू द CNS इंजरी और टॉक्सिसिटी। तो इसमें यह है कि जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है वो इम्पेयर्ड हो गया है, तो उसके इम्पेयर्ड होने की वजह जो है वो CNS इंजरी और टॉक्सिसिटी हो सकती है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर एंड ओपियोइड्स मे बी एसोसिएटेड विद द चाइन स्टॉक्स रेस्पिरेशंस, ठीक है। ये चाइन स्टॉक रेस्पिरेशन के साथ एसोसिएटेड है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में ये हो रहा था कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन थे और उसके अगेंस्ट रेस्पिरेटरी एफर्ट हो रहा था। सेंट्रल स्लीप एपनिया में ये हो रहा है कि रेस्पिरेटरी एफर्ट ही इम्पेयर्ड हो गया है क्योंकि CNS जो है उसकी जो है इंजरी या टॉक्सिसिटी हो गई है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर एंड ओपियोइड्स। इट मे बी एसोसिएटेड विद द चाइन स्टॉक्स रेस्पिरेशंस, दैट इज ऑस्किलेशंस बिटवीन एपनिया एंड हाइपर एपनिया।
तो ये जो जाइंट स्ट्रोक रेस्पिरेशन है इसमें ऑस्किलेशंस होती रहती हैं बिटवीन एपनिया एंड दी हाइपर एपनिया। ट्रीटमेंट इज़ अ पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पिकविकियन सिंड्रोम। ओबेसिटी यानी BMI ग्रेटर दैन 30 kg पर एम स्क्वायर। अगर BMI 30 kg पर एम स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए तो हाइपोवेंटिलेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से PaCO2 के लेवल्स ज़्यादा हो जाती हैं ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स, दैट इज़ रिटेंशन है। तो हाइपोवेंटिलेशन हो रही होती है, PaCO2 के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, और जब ये PaCO2 के लेवल ज़्यादा होंगे तो PaO2 के लेवल्स कम हो जाएंगे, और PaCO2 के लेवल्स ड्यूरिंग स्लीप। तो यहाँ पे हमने देखा कि वेकिंग आवर्स के दौरान PaCO2 के लेवल्स ज़्यादा हैं, और स्लीप के दौरान भी PaCO2 के लेवल्स ज़्यादा हैं और PaO2 के लेवल्स कम हैं। तो ट्रीटमेंट इसकी है एक तो वेट लॉस और पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। पॉजिटिव एयरवे प्रेशर हर किस्म के अपनिया के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। एलिवेटेड मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, तो इसमें ये जो है मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है वो एलिवेटेड हो गया है, ग्रेटर दैन 20 mmHg एट रेस्ट। ठीक है, तो जो मीन पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर है वो ग्रेटर दैन 20 mmHg एट रेस्ट है, तो इसको हम कहेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इट रिजल्ट्स इन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, मीडियल हाइपरट्रॉफी, इंटीमल फाइब्रोसिस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज एंड प्लेक्सिफॉर्म लीजन्स। तो इसमें जो है वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है, मीडियल हाइपरट्रॉफी हो सकती है। मीडियल हाइपरट्रॉफी जो है वो आर्टरी की एक लेयर होती है, मीडिया उसको हम कहते हैं, मिडल लेयर को, उसकी हाइपरट्रॉफी हो सकती है। इंटीमल फाइब्रोसिस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम इंटीमा कहते हैं, तो उसकी फाइब्रोसिस को हम कहेंगे इंटीमल फाइब्रोसिस। और कुछ प्लेक्सीफॉर्म लीजन्स भी इसमें बन सकते हैं। इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, और जब ये इंक्रीज़ होती है तो ये राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर को इंक्रीज़ कर देगी, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी या फिर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है। इसकी एटियोलॉजीज देखते हैं, तो यहाँ पे इसकी 5 एटियोलॉजीज बताई हुई हैं। सबसे पहले इसकी एटियोलॉजी में है पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। तो इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर हाइपरटेंशन हो जाएगी। इट इज़ ऑफन आइडियोपैथिक, यानी कि इसके रीज़न हमें पता नहीं चलती। फीमेल्स आर अफेक्टेड मोर देन मेल्स। हेरिटेबल पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन कैन बी ड्यू टू एन इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन द BMPR2 जीन। ये हेरिटेबल भी हो सकती है, और अगर ये हेरिटेबल है तो इसके अंदर इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो गई है इन द BMPR2 जीन। नॉर्मली इनहिबिट्स वेस्कुलर स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन। तो ये जो जीन होती है ये नॉर्मली वेस्कुलर स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करती है। पुअर प्रोग्नोसिस, इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर होगी, यानी सर्वाइवल मुश्किल होता है। पल्मोनरी वेस्कुलेचर एंडोथीलियल डिसफंक्शन, पल्मोनरी वेस्कुलेचर जो है उसके एंडोथीलियल सेल्स का डिसफंक्शन अगर हो जाता है तो इट रिजल्ट्स इन दी इंक्रीज वेजो कंस्ट्रिक्टर्स। तो इसने वेजो कंस्ट्रिक्टर्स को इंक्रीज कर देना जैसे एंडोथैलिन, और वेजोडाइलेटर्स को डिक्रीज कर देना जैसे नाइट्रस ऑक्साइड एंड द प्रोस्टासाइक्लिन्स। अदर कॉजेज इंक्लूड ड्रग्स, ड्रग्स में एम्फीटामीन्स एंड कोकेन है। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ भी हो सकती है। HIV इन्फेक्शन है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ है, सिस्टोसोमियासिस। ये जो है वो लीवर फ्लूक होता है, सिस्टोसोमियासिस जो है वो लीवर फ्लूक इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है उसकी पीछे रीज़न ये भी हो सकती है कि पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है उसका प्रेशर ज़्यादा है। तो इसके प्रेशर ज़्यादा होने की जो रीज़न्स हैं वो एक तो हेरिटेबल रीज़न हो सकती है। अगर तो ये हेरिटेबल है तो इसके अंदर BMPR2 जीन की म्यूटेशंस हो गई हैं, और इस वाले की जो है वो प्रोग्नोसिस भी बहुत पुअर है। कुछ रीज़न्स ये हो सकती हैं कि पल्मोनरी वेस्कुलेचर जो है उसकी एंडोथीलियल सेल्स का डिसफंक्शन हो गया है। तो एक रीज़न तो हेरिटेबल है, दूसरा ये कि एंडोथीलियल सेल डिसफंक्शन हो गया है। तीसरी रीज़न में ड्रग्स आ जाते हैं और अदर डिजीज़ आ जाती हैं। ड्रग्स में एम्फीटामीन और कोकेन है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हैं, HIV इन्फेक्शन है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ और सिस्टोसोमियासिस। लेफ़्ट हार्ट डिजीज़ भी इसकी एक कॉज बनती है। कॉजेज इंक्लूड लेफ़्ट हार्ट डिजीज़ में यानी लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल की डिजीज़,
इट इंक्लूड्स द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक डिसफंक्शन एंड द वेल्वुलर डिजीज़। तो इसमें सिस्टोलिक या डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है। वेल्वुलर डिजीज़ का मतलब ये है कि कोई जो वॉल्व्स हैं लेफ़्ट साइड में वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो लंग डिजीज़ और हाइपोक्सिया, कोई लंग डिजीज़ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, या फिर हाइपोक्सिया। डिस्ट्रक्शन ऑफ द लंग पैरेंचाइमा फॉर एग्जांपल इन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD। हो सकता है कि लंग पैरेंचाइमा ही डिस्ट्रॉय हो गया हो, जो कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में होता है। लंग इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस हो रही हो, जो कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में मिलती है। हाइपोक्सीमिक वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही हो, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में मिली हो लिविंग इन दी हायर अल्टीट्यूड्स। क्रॉनिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तो यहाँ पे जो है लंग डिजीज़ और हाइपोक्सिया, यहाँ पे हमने देखा एक COPD हो सकती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो सकती हैं, हाइपोक्सीमिक वेजोकंस्ट्रिक्शन जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में और हायर एल्टीट्यूड्स में मिलती हैं। क्रॉनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक, तो यानी क्रॉनिक काफ़ी देर से जो है वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म चल रही हो, तो रिकरेंट माइक्रोथ्रोम्बाई कैन लीड टू द डिक्रीज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पल्मोनरी वेस्कुलर बेड। तो इसमें यह होगा कि अगर बार बार माइक्रोथ्रोम्बाई बन रहे हैं तो वो जो है वो पल्मोनरी वेस्कुलर बेड की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज इंक्लूड हीमाटोलॉजिक, सिस्टेमिक एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। हीमाटोलॉजी यानी ब्लड से रेलिवेंट, सिस्टेमिक यानी किसी भी ऑर्गन वगैरह से रेलिवेंट, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अलॉन्ग विद कॉम्प्रेशन ऑफ द पल्मोनरी वेस्कुलेचर बाय द ट्यूमर। और ट्यूमर भी यानी एक रीज़न बन सकती है कि इस ट्यूमर ने जो है वो पल्मोनरी वेस्कुलेचर को कंप्रेस कर दिया है, तो ये भी एक रीज़न बन सकती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की। असल फाइंडिंग जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हमें मिलेगी वो ये है कि इसका जो मीन पल्मोनरी आर्टरियल प्रेशर है, मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है वो 20 mmHg से ज़्यादा है एट रेस्ट। और ये फाइंडिंग मिलने के बाद जो अब हम इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, उसमें एक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, मीडियल हाइपरट्रॉफी है, इंटीमल फाइब्रोसिस है और प्लेक्सीफॉर्म लीजन्स हैं। इसमें एक फाइंडिंग हमें ये भी मिलेगी कि पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जब भी पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और फिर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी पहले तो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स के तौर पे, लेकिन एवेंचुअली राइट वेंट्रिकल फेलियर हो जाता है। फिजिकल फाइंडिंग्स इन सेलेक्ट लंग डिजीज़, कुछ लंग डिजीज़ में जो फिजिकल फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनमें हम डिस्कस करेंगे प्लेयूरल एफ्यूजन को, एटेलेक्टेसिस को, सिंपल न्यूमोथोरक्स को, टेंशन न्यूमोथोरक्स को और कंसोलिडेशन को, जो कि लोबर निमोनिया में बनती है और पल्मोनरी एडीमा में भी बन सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो फाइंडिंग्स हमने देखनी है वो उसमें एक ब्रेथ साउंड्स हम देखेंगे, परकशन देखेंगे, फ्रेमिटस देखेंगे और ट्रेकियल डेविएशन देखेंगे। तो फ्रेमिटस क्या होता है? वोकल फ्रेमिटस इज द वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड थ्रू दी बॉडी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम वाइब्रेशन को बॉडी से ट्रांसमिट करवाते हैं। इट रेफर्स टू द असेसमेंट ऑफ द लंग्स बाय ईदर द वाइब्रेशन इंटेंसिटी फेल्ट ऑन द चेस्ट वॉल। इसमें हम लंग्स की जो है वो असेसमेंट को जो है वो लंग्स के जो है वो फंक्शन की असेसमेंट कर रहे होते हैं। बाय ईदर द वाइब्रेशन इंटेंसिटी चेक करते हैं कि वाइब्रेशन इंटेंसिटी जो है वो या तो हमें वो चेस्ट वॉल पे फेल्ट हो जाएगी, इससे हम कहेंगे टेक्टाइल फ्रेमिटस, और हियर्ड बाय द स्टेटोस्कोप, या फिर हमें जब हम चेस्ट वॉल पे स्टेटोस्कोप को रखेंगे तब हमें वो फील होगी विद सर्टेन स्पोकन वर्ड्स दैट इज़ अ वोकल रेजोनेंस। इसको वोकल रेजोनेंस भी कह सकते हैं। फ्रेमिटस को हम जो है वो वोकल रेजोनेंस भी कह सकते हैं। तो इसको चेक करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीके में हम वाइब्रेशन को है जो बॉडी से ट्रांसमिट करवाएंगे और फिर हम उस वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को चेस्ट वॉल पे फील करेंगे, और दूसरे तरीके में हम कुछ स्पोकन वर्ड्स बोलेंगे और फिर स्टेटोस्कोप चेस्ट वॉल पे रख कर सुनने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम वोकल रेजोनेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेमिटस के बाद है ट्रैकियल डेविएशन, यानी ट्रैकिया जो है वो डेविएट हुआ हुआ है या फिर उसकी नॉर्मल सेंट्रल पोजीशन है। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले प्लेयूरल एफ्यूजन है। प्लेयूरल एफ्यूजन में ब्रेथ साउंड डिक्रीज हो जाएंगे, परकशन डाल हो जाएगी, फ्रेमिटस भी डिक्रीज हो जाएगा। ट्रेकियल डेविएशन नॉन इफ स्मॉल, अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लीजन इफ लार्ज।
अगर प्लेग्यूलर एफ्यूजन स्मॉल है तो फिर ट्रेकियल डेविएशन नहीं होगी, लेकिन अगर प्लेग्यूलर एफ्यूजन जो है वो लार्ज हो जाती है तो फिर जहाँ पे प्लेग्यूलर एफ्यूजन हुई होगी उस साइड से अवे जो है वो ट्रेकियल डेविएशन हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं एटेलेक्टेसिस को। एटेलेक्टेसिस में भी ब्रेथ साउंड्स डिक्रीज हो जाएंगे, परकशन डल हो जाती है, फ्रेमिटस इसमें डिक्रीज हो जाएगा। और एटेलेक्टेसिस में जो ट्रेकियल डेविएशन है वो टुवार्ड्स द साइड ऑफ लीजन है। प्लेग्यूलर एफ्यूजन और एटेलेक्टेसिस जो हैं वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, बस इनमें ट्रेकियल डेविएशन का थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लेग्यूलर एफ्यूजन में ट्रेकियल डेविएशन अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लीजन, एटेलेक्टेसिस में टुवार्ड्स द साइड ऑफ लीजन है। सिंपल न्यूमोथोरक्स में भी ब्रेथ साउंड्स डिक्रीज होंगे, परकशन लेकिन इसमें हाइपर रेजोनेंट होगी। जो न्यूमोथोरक्स होते हैं उनमें परकशन हमेशा हाइपर रेजोनेंट होती है। फ्रेमिटस इसमें भी डिक्रीज होगा और ट्रेकियल डेविएशन सिंपल न्यूमोथोरक्स में नहीं होगी। टेंशन न्यूमोथोरक्स में भी ब्रेथ साउंड्स डिक्रीज हो जाएंगे, परकशन इसमें हाइपर रेजोनेंट होगी क्योंकि ये भी फॉर्म ऑफ न्यूमोथोरक्स है। न्यूमोथोरक्स में हमेशा परकशन हाइपर रेजोनेंट होती है। उसके बाद फ्रेमिटस इसमें डिक्रीज़ होगा। फ्रेमिटस सारों में डिक्रीज़ हो रहा है, सिर्फ कंसोलिडेशन में इंक्रीज़ हो रहा है। और ट्रेकियल डेविएशन अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लीजन। तो अगर हम देखें ये टेंशन न्यूमोथोरक्स जो है उसमें हमने देखा कि परकशन हाइपर रेजोनेंट है, ट्रेकियल डेविएशन जो है वो अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लीजन है। कंसोलिडेशन, लोबर निमोनिया और पल्मोनरी एडीमा, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स, लेट इंस्पायरेटरी क्रैकल्स, ईगोफोनी एंड द विस्पर्ड पेक्टोरी लोकोआई। तो इसमें जो परकशन है वो डल है, कंसोलिडेशन में परकशन डल है लेकिन फ्रेमिटस इंक्रीज़ है। फ्रेमिटस सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन में ही इंक्रीज़ है और ट्रेकियल डेविएशन इसमें नहीं है। तो फ्रेमिटस इसमें इंक्रीज़ है, ट्रेकियल डेविएशन इसमें नहीं है, परकशन जो है वो इसमें डल है और इसके ब्रेथ साउंड्स जो हैं वो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स होंगे। ठीक है, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स का मतलब है कि लेट इंस्पायरेटरी क्रैकल्स, यानी कि इंस्पायरेशन के एंड पे करके हमें कुछ क्रैकल्स सुनाई देंगे। ईगोफोनी और विस्पर्ड पेरिपेक्टोरी लोक्वाई को चेक कर लेते हैं। ईगोफोनी इज इंक्रीज्ड रेजोनेंस ऑफ द वॉइस साउंड्स हियर्ड व्हेन अस्कल्टेटिंग द लंग्स। तो ईगोफोनी जो है वो वॉइस साउंड्स की जो है वो इंक्रीज रेजोनेंस को कहते हैं व्हेन अस्कल्टेटिंग द लंग्स। जब हम लंग्स की अस्कल्टेशन कर रहे होंगे उस टाइम पे हमें जो वॉइस साउंड्स हैं उनकी रेजोनेंस बहुत ही ज़्यादा सुनाई देगी। व्हेन स्पोकन वॉइसेस आर अस्कल्टेटेड ओवर द चेस्ट, जब हम स्पोकन वॉइसेस को अस्कल्टेट कर रहे होंगे ओवर द चेस्ट, अ नेजल क्वालिटी इज इम्पार्टेड टू द साउंड विच रिजेंबल्स द ब्लीटिंग ऑफ द गॉट। Nasal quality is imparted to the sound which resembles the bleating of a goat। तो यहाँ पे है कि the nasal quality is imparted to the sound which resembles the bleating of a goat। तो जो नेजल क्वालिटी है वो साउंड को जो है वो इम्पार्ट करेगी। इम्पार्ट करने का मतलब होता है कि उसको प्रेजेंट करेगी और उसको इस नेजल क्वालिटी जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होगी कि लग रहा होगा कि जैसे ब्लीटिंग ऑफ द गोट हो रही है। ब्लीटिंग ऑफ अ गोट का मतलब ये होता है कि जैसे ब्लीटिंग का मतलब होता है रोना, जैसे क्राइंग ऑफ अ गोट, जैसे बकरी के रोने की तरह लग रहा होगा। तो यहाँ पे है कि असल चीज़ ये है कि ईगोफोनी क्या होती है। तो ईगोफोनी का मतलब ये है कि जो वॉइस साउंड्स हैं उनकी जो है वो रेजोनेंस इंक्रीज जो है वो सुनाई देगी जब हम अस्कल्टेशन ऑफ लंग्स कर रहे होंगे। इंक्रीज रेजोनेंस ऑफ वॉइस साउंड्स हियर्ड व्हेन अस्कल्टेटिंग द लंग्स। तो असल चीज़ यहाँ पे जो ईगोफोनी है वो ये है। विस्पर्ड पेक्टोरी लोक्वाई, ये एक मेडिकल टेस्ट है। तो यहाँ पे है कि विस्पर्ड पेक्टोरी लोक्वाई रेफर्स टू द इंक्रीज लाउडनेस ऑफ द विस्परिंग, यानी कि जब पेशेंट विस्परिंग कर रहा होगा तो हमें उसकी लाउडनेस बहुत ही ज़्यादा सुनाई देगी। नोटेड ड्यूरिंग अस्कल्टेशन, जब हम अस्कल्टेशन कर रहे होंगे विद द स्टेथोस्कोप ऑन द लंग फील्ड्स ऑन द पेशेंट्स टॉर्सो, जब हम पेशेंट्स के टॉर्सो पे जो है वो स्टेथोस्कोप रख कर जो है वो हियरिंग कर रहे होंगे, अस्कल्टेशन कर रहे होंगे, तो उस दौरान हमें जो है वो पेशेंट की विस्परिंग की जो लाउडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा सुनाई देगी। यूज स्पोकन साउंड्स ऑफ अ विस्पर्ड वॉल्यूम,
और अगर जो है वो पेशेंट स्पोकन साउंड्स कर रहा है, यानी कि अगर वो कुछ बोल रहा है विस्पर्ड वॉल्यूम, अगर spoken sounds of the whispered volume by the patient would not be heard by the clinician auscultating a lung field with a stethoscope। तो यहाँ पे लिखा है कि आमतौर में ऐसा होता है कि जब पेशेंट कोई भी साउंड निकाल रहा हो जिसका वॉल्यूम जो है वो विस्पर्ड साउंड जितना हो, तो वो हमें जो है वो ऑस्कुल्टेशन के दौरान जो नहीं सुनाई देगा। यानी कि विस्पर्ड पेक्टोरल लोक्वाई में ये होगा कि हमें विस्परिंग की लाउडनेस बहुत ही ज़्यादा सुनाई देगी, जबकि यूजली ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ भी हमें पता चल गई। अब यहाँ पे है कि कंसोलिडेशन में हम एक तो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स, ठीक है, लेट इंस्पायरेटरी क्रैकर्स को कहते हैं, इकोफोनिक्स में अगर विस्पर्ड पेक्टोरल लोक्वाई, ये टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमें कंसोलिडेशन के दौरान पॉजिटिव मिलेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिजिटल क्लबिंग। इंक्रीज्ड एंगल बिटवीन द नेल बेड एंड द नेल प्लेट, नेल बेड और नेल प्लेट के जो दरमियान वाला एंगल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा ग्रेटर दैन 180 डिग्रीज़। पैथोफिजियोलॉजी में नॉट वेल अंडरस्टूड इन पेशेंट्स विद इंट्रापल्मोनरी शंट प्लेटलेट्स एंड द मेगाकैरियोसाइट्स बिकम लॉज्ड इन द डिजिटल वेस्कुलेचर। तो वो कह रहे हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी तो जो है वो वेल अंडरस्टूड नहीं है इन पेशेंट्स विद इंट्रापल्मोनरी शंट, लेकिन उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर इंट्रापल्मोनरी शंट होता है वहाँ पे प्लेटलेट्स और मेगाकैरियोसाइट्स जो हैं वो लॉज्ड हो जाते हैं इन द डिजिटल वेस्कुलेचर। डिजिटल वेस्कुलेचर के अंदर जो है वो प्लेटलेट्स और मेगाकैरियोसाइट्स लॉज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोकल रिलीज ऑफ PDGF एंड VEGF यानी प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड द वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स की रिलीज वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। कैन बी हेरिडिटरी और एक्वायर्ड, ये हेरिडिटरी और एक्वायर्ड दोनों तरीके से हो सकती है क्लबिंग। कॉजेज इंक्लूड रेस्पायरेटरी डिजीज़, इसके पीछे जो है वो रेस्पायरेटरी डिजीज़ भी हो सकती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं और अदर्स यानी और डिफरेंट डिजीज़ भी हो सकती हैं। नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद द COPD और एस्थमा, लेकिन ये COPD और एस्थमा के साथ एसोसिएटेड नहीं होती। रेस्पायरेटरी डिजीज़ में हम देखें तो इसमें आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ब्रोंकिक स्टेसिस और लंग कैंसर। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में देखें तो साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं। इन्फेक्शंस भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, उसमें TB और लंग अब्सेस है, और अदर्स में देखें तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है। नो टिपिकली एसोसिएटेड विद द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और एस्थमा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हैं ये दोनों, COPD और एस्थमा, तो इसके साथ एसोसिएट नहीं हो सकती। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है जैसे फाइब्रोसिस वाली डिजीज़ उनके साथ ये एसोसिएट हो रही है। कार्डियोवैस्कुलर में ये कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है। इन्फेक्शंस में ये TB और लंग एब्सेस है। अदर्स में ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो होती है उसके साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद हम देखते हैं दी एटेलेक्टेसिस, दिस इज़ द अल्वियोलर कोलैप्स। जैसे हम देखें एटेलेक्टेसिस का वर्ड तो हमारे ज़हन में आना चाहिए अल्वियोलर कोलैप्स। इसमें अल्वियोलाई जो है वो कोलैप्स हो जाता है। राइट अपर लॉब कोलैप्स अगेंस्ट मीडियासिनम इन A, तो ये A में हमें शो भी किया हुआ है कि जो राइट अपर लॉब है लंग का वो कोलैप्स हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक वाइट सा स्ट्रक्चर जो है वो लंग को कवर कर रहा है, वाइट सा जो शेडो है उसने लंग को कवर कर दिया है अपर लॉब पर। तो ये असल में जो है वो एटेलेक्टेसिस की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राइट अपर लॉब कोलैप्स हो रहा है। मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं इसके, ऑब्स्ट्रक्टिव भी, कंप्रेसिव भी, कॉन्ट्रैक्शन भी। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कंप्रेशन हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंट्स द न्यू एयर फ्रॉम रीचिंग द डिस्टल एयरवेज। तो इसमें यह होता है कि जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाती है तो वो न्यू एयर को डिस्टल एयरवेज में नहीं जाने देगी। ओल्ड एयर इज़ रिजॉर्ब्ड, और जो ओल्ड एयर है वो तो पहले ही रिजॉर्ब्ड हो जाएगी। तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो फॉरेन बॉडी है, म्यूकस प्लग और ट्यूमर। कंप्रेसिव, एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ द लंग डिक्रीजेज द लंग वॉल्यूम्स, फॉर एग्जांपल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स एंड द प्लेयूरल एफ्यूजन्स। तो कंप्रेशन में ये होता है कि कोई ना कोई लीजन जो है वो लंग की कंप्रेशन कर रहा होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन भी हो सकता है, या फिर वो प्लेयूरा के अंदर अगर कोई एफ्यूजन हो गई है तो प्लेयूरल एफ्यूजन भी कंप्रेशन करवा सकती है। कॉन्ट्रैक्शन इसकी एक रीज़न होती है, उसको हम सी कैटराइजेशन भी कह लेते हैं।
इसमें होगी स्कैरिंग ऑफ द लंग पेनाचाइमा डेट डिस्टॉर्ट्स अल्वियोलाई, फॉर एग्जांपल सार्कोइडोसिस। इसमें लंग पेनाचाइमा की स्कैनिंग होने लग जाती है, यानी कि वो हार्ड होने लग जाता है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई डिस्टॉर्ट हो जाता है। एल्वियोलाई जो है उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, वो डिस्टर्ब होने लगेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये चीज़ हमें सार्कोइडोसिस में देखने को मिलती है। अडीजिव यानी अडीजन भी जो है वो इसकी एक रीज़न बन सकती है, लेकिन ये तब होगी अगर लैक ऑफ सरफेक्टेंट हो जाए, क्योंकि सरफेक्टेंट जो है वो रिकॉइलिंग में और इलास्टिक रिकॉइलिंग में अपना रोल प्ले कर रहा होता है और कोलैप्स को होने से रोक रहा होता है। तो जब सरफेक्टेंट नहीं रहेगा तो अडीसिव यानी ये भी एटेलेक्टेसिस करवा सकता है, अडीसिव इसका कॉज बन जाता है। ये चीज़ हमें मिलेगी न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन द प्री मेच्योर बेबीज़। अब यानी इसके 4 कॉजेज़ हैं। सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्टिव को देखते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है और डिस्टल एयरवेज तक जो है वो एयर नहीं जा पा रही, तो लंग का जो साइज़ है वो छोटा होने लग गया है। कंप्रेसिव में लंग के साइज़ को तो कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन प्लेयूरल फ्यूजन या एयर या ट्यूमर जो है वो कंप्रेशन करवाना स्टार्ट कर चुकी है, इस वजह से भी लंग छोटा हो रहा है। स्कैरिंग में लंग जो है वो बिल्कुल सुकड़ गया है। ये चीज़ हमें कॉन्ट्रैक्शन में मिलेगी, सार्कोइडोसिस में मिलती है। अडीजिव में जो है वो इसमें भी हमने देखा कि लंग छोटा तो हो गया, काफ़ी छोटा हो गया, लेकिन इसकी वो स्कैरिंग नहीं हुई, यानी कि हार्डनेस इसमें नहीं हुई होगी। ये चीज़ हमें लैक ऑफ सरफेक्टेंट की वजह से मिलती है। तो उसके बाद आता है द प्लेयूरल एफ्यूजन्स, एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द प्लेयूरल लेयर्स। प्लेयूरल लेयर्स के दरमियान में जो है वो एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है। रिस्ट्रिक्टेड लंग एक्सपेंशन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन के दौरान लंग की जो एक्सपेंशन है वो ठीक से नहीं हो पाएगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैन बी ट्रीटेड विद थ्रैकोसेंटेसिस टू रिमूव और रिड्यूस फ्लूइड। थ्रैकोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम इस फ्लूइड को रिमूव कर सकते हैं बेस्ड ऑन द लाइट्स क्राइटेरिया। प्लेयूरल एफ्यूजन के लिए एक हम यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं लाइट्स क्राइटेरिया। इसमें हमने 3 चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो हमने इसमें यह देखना होता है कि फ्लूइड इज़ कंसिस्टेंट विद एन एक्सुडेट, if the pleural fluid volume if the pleural fluid protein is ratio serum protein greater than 0.5। ये जो फ्लूइड है जो हमें प्लेयूरल एफ्यूजन के अंदर मिल रहा है ये एक्सुडेटिव होगा, यानी एक्सुडेट होगा अगर हम देखें कि इसका जो प्रोटीन है और सीरम का जो प्रोटीन है उन दोनों का रेशो ग्रेटर दैन 0.5 है। प्लेयूरल फ्लूइड LDH रेशो सीरम LDH ग्रेटर दैन 0.6, और अगर प्लेयूरल फ्लूइड के लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज की और सीरम लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज का रेशो ग्रेटर दैन 0.6 है, और अगर हम देखें कि प्लेयूरल फ्लूइड के अंदर लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज ग्रेटर दैन 2/3 ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल सीरम LDH, ये 3 फाइंडिंग्स अगर हमें मिल जाएँ तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेयूरल फ्लूइड है वो असल में एक्सुडेटिव है। एक्सुडेट, अब एक्सुडेट का क्या मतलब है, यानी कि अगर फ्लूइड एक्सुडेटिव है तो उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स होंगी। एक तो वो क्लाउडी होगा, क्लाउडी फ्लूइड सेल्वर ड्यू टू द इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होता है, जैसे निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, और मैलिग्नेंसी की वजह से भी हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ की वजह से हो सकता है, लिम्फेटिक, काइलोथोरक्स और ट्रॉमा। ऑफन रिक्वायर्स अ ड्रेनेज ड्यू टू द इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, एक्सुडेटिव में इन्फेक्शन की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी फौरी तौर पर ड्रेनेज कर देनी चाहिए। ट्रांसुडेट क्लियर फ्लूइड हाइपोसेलुलर, ट्रांसुडेट के अंदर सेल्स बहुत ही कम होते हैं और ये क्लियर होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से हो रहा होता है, जो कि हमें हार्ट फेलियर में और सोडियम रिटेंशन में मिलेगा। और द डिक्रीज इन ऑन्कोटिक प्रेशर, या फिर तब जब ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में और सिरोसिस में ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है। ऑन्कोटिक प्रेशर इसमें प्रोटीन्स की प्रेजेंस की वजह से होता है। तो अगर किसी डिजीज़ में प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो रहे हैं, एल्ब्यूमिन कम हो रहा है, तो वहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है। तो इसकी 2 रीजन्स होती हैं, एक ये कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा ये कि ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। इनमें से कोई भी रीज़न बन सकती है। तो एक्सुडेट जो है उसकी डिफरेंट रीजन्स बनती हैं, इन्फेक्शंस, मैलिग्नेंसीज, और इसमें कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, ट्रॉमा, डिफरेंट रीजन्स बनती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि नॉर्मली किस तरह से प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सुडेट हमने देखा कि ये जो अंदर वाले एंडोथेलियल सेल्स हैं इनके बीच जो गैप्स है वो ज़्यादा हो गए,
तो वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई और वहाँ से फिर फ्लूइड और इन्फ्लामेटरी सेल्स और प्रोटीन लीकेज स्टार्ट हो गया। तो ये एक्सोडेट में होता है। ट्रांसोडेट में भी इसी तरह से प्रोटीन्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, फ्लूइड लीकेज इसमें भी हो रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में हमने देखा कि किस तरीके से फ्लूइड लीकेज हुई है। और उसके बाद हमने देखा कि डिक्रीज कॉलॉइड ऑन्कोटिक प्रेशर। तो ये यहाँ पे बस यहाँ पे सिंपल चीज़ ये है कि इसमें एक तो प्लाज्मा प्रोटीन्स कम होते हैं, इसलिए जब इसमें लीकेज भी होती है तो वो सिर्फ फ्लूइड लीकेज होती है। और इसके दो रीजंस यहाँ पे बताई हुई हैं कि इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड डिक्रीज इन ऑन्कोटिक प्रेशर। इसके बाद इनकी जो है वो एक्सरेज दिखाई हुई हैं। तो एक्सरेज में देखा कि प्री ट्रीटमेंट से पहले हमें जो लंग्स के बेस में जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि एक वाइट सा स्ट्रक्चर है, वाइट सा शेडो है जिसने काफ़ी एरिया कवर किया हुआ है। तो हमने देखा कि पोस्ट ट्रीटमेंट में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, यानी कि ट्रीटमेंट के बाद थ्रैकोसेंटिसिस के बाद वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमने एक और ये प्री ट्रीटमेंट भी इन्होंने शो किया हुआ है। यहाँ पे हमने देखा कि ग्रे से जो शेडो है उसने काफ़ी जगह ली हुई है। तो जब हमने पोस्ट ट्रीटमेंट में देखा तो वो ग्रे सी जो आउटलाइन है जो पहले बहुत थिक नज़र आ रही थी वो वहाँ पे अब बहुत ही थिन हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूमोथोरैक्स का। न्यूमोथोरैक्स नाम से पता चल रहा है कि दिस इज द अकोमोलेशन ऑफ एयर। न्यूमो से मुराद होती है एयर इन द प्लेयूरल स्पेस। प्लेयूरल स्पेस के अंदर जब एयर आ जाती है तो हम उसको कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। डिसिप्निया अनइवन चेस्ट एक्सपेंशन। डिसिप्लिन यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होगी, अनइवन चेस्ट एक्सपेंशन हो रही होगी, चेस्ट पेन, डिक्रीज इन टेक्टाइल पैरामीटर्स, हाइपर रेजोनेंस एंड डिमिनिश ब्रेथ साउंड्स ऑल ऑन दी अफेक्टेड साइड। तो इसमें हम एक तो देखेंगे कि डिसिप्निया है, चेस्ट पेन है, अनइवन चेस्ट एक्सपेंशन है, टेक्टाइल पैरामीटर्स इसमें डिक्रीज़ हो रहा है, हाइपर रेजोनेंस होती है ऑन परकशन और डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स होती हैं और ट्रेकियल डेविएशन भी इसमें हो रही होती है जो कि हमने पहले भी पढ़ी। तो ऑल ऑन दी अफेक्टेड साइड पे ये वाली चीज़ें तो हमें मिलेंगी। ट्रेकियल डेविएशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि अफेक्टेड साइड पर मिले। तो इसमें हमने देखा जो है ये वाली जो फाइंडिंग है ये अफेक्टेड साइड पर मिल जाएंगी, पर जो ट्रेकियल डेविएशन है वो अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लीजन भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स है और फिर सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स है। जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स है उसके इधर से टू टाइप्स हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी है। तो जो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स है इसका मतलब है कि लंग के अंदर ही कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम आई है ड्यू टू द रप्चर ऑफ द एपिकल सब प्लेयूरल ब्लब और द सिस्ट। तो इसमें जो है वो ये होता है कि जो प्लेयूरा है उसके अंदर जो है वो कुछ ब्लब्स होते हैं, कुछ सिस्ट होती हैं, उनका रप्चर हो जाता है तो वहाँ से एयर रिलीज हो जाती है। अगर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द टॉल थिन यंग मेल्स। ये कंडीशन हमें टॉल थिन यंग मेल्स में मिलती है एसोसिएटेड विद टोबैको स्मोकिंग, और टोबैको स्मोकिंग के साथ भी ये चीज़ एसोसिएटेड है। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स ड्यू टू द डिजीज लंग। अब इसमें जो है वो लंग ही डिजीज़ है किसी ना किसी वजह से। फॉर एग्जांपल बुलाइन एम्फीसमा, मार्फन सिंड्रोम में कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है, इन्फेक्शंस हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन विद द यूज़ ऑफ हाई प्रेशर्स कैन रिजल्ट इन द बेरोट्रोमा। तो हमने देखा कि न्यूमोथोरैक्स में एयर आ जाती है इन द प्लेयूरल स्पेस। तो स्पॉन्टेनियस प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में हमने देखा कि लंग के अंदर ही यानी प्लेयूरा के अंदर ही कुछ फ्लैप्स थे, कुछ सिल्स थे, उनके अंदर एयर ट्रैप्ड थी। तो जब वो रप्चर हुए तो वहाँ से एयर आ गई। जबकि सेकेंडरी जो है वो न्यूमोथोरैक्स में जो है वो लंग को कोई ना कोई डिजीज़ हो रही है, उस डिज़ीज़ में जो है वो फीसमा भी आ रहे हैं, मार्फर सिंड्रोम आ रहा है, इन्फेक्शंस हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन अगर किसी हमने की है और उसमें हमने बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर का इस्तेमाल कर दिया तो बैरोट्रोमा की वजह से भी न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स यानी किसी ट्रॉमा से होने वाला। इट इज़ कोज बाय द ब्लंट, फॉर एग्जांपल रिब फ्रैक्चर, पेनेट्रेटिंग और आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक का मतलब कि सर्जरी से रेलिवेंट। तो ब्लंट में जो है वो रिब फ्रैक्चर्स हैं, यानी जब रिब का फ्रैक्चर होता है तो रिब्स जो है वो लंग के अंदर जो है वो पेनेट्रेट कर जाती हैं। पेनेट्रेटिंग जैसे गन शॉट है, और आइट्रोजेनिक यानी सर्जरी रेलिवेंट सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट अगर की है हमने, लंग की बायोप्सी की है, बैरोट्रोमा ड्यू टू द मैकेनिकल वेंटिलेशन,
ये भी चीज़ जो है वो हाइड्रोजेनिक में ही आ रही है। ये सारी चीज़ें ट्रॉमा से रेलिवेंट हैं। टेंशन न्यूमोथोरक्स कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ दी अबव। तो टेंशन न्यूमोथोरक्स जो है वो इन सारी वजूहात की वजह से हो सकती है। एयर एंटर द प्लेयूरस स्पेस बट कैन नॉट एग्जिट। तो एयर जो है वो प्लेयूरस स्पेस में एंटर होगी लेकिन एग्जिट नहीं हो सकेगी। इंक्रीजिंग ट्रैप्ड एयर कैन रिजल्ट इन द टेंशन न्यूमोथोरक्स। तो टेंशन न्यूमोथोरक्स में ये होता है कि एयर एंटर तो हो जाती है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही, और जब वो बाहर नहीं आ पाएगी तो उसको हम कहेंगे टेंशन न्यूमोथोरक्स। ट्रेकिया डेविएट्स अवे फ्रॉम दी अफेक्टेड साइड। तो जो अफेक्टेड लंग है वहाँ से ट्रेकिया ने अवे डेविएट होना है। मे लीड टू द इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर। इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज भी हो सकता है जिसकी वजह से मीडिएस्टिनल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। तो हमने देखा एक तो इसमें ट्रेकिया की डेविएशन हो रही है, तो दूसरा इसमें मीडिएस्टिनल की डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है क्योंकि इसमें इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज कर गया है। जब मीडिएस्टिनल डिस्प्लेसमेंट होगी तो किंकिंग ऑफ द इंफीरियर वेना केवा हो सकती है, जो कि इंफीरियर वेना केवा जो है वो मीडिएस्टिनम के साथ ही है। तो जब मीडिएस्टिनम की डिस्प्लेसमेंट होनी है तो किंकिंग ऑफ द इंफीरियर वेना केवा हो जानी है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न अफेक्ट होगा, यानी वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक तक बात चली जाएगी। हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है, हाइपोटेंशन हो रही होती है और टैकीकार्डिया हो रहा होता है। जुगुलर वीनस डिस्टेंशन ये भी हो सकता है। नीड्स इमीडिएट नीडर डिकम्प्रेशन एंड द चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट। और इसकी ट्रीटमेंट ये होती है कि हमें फौरी तौर पे नीडर डिकम्प्रेशन करनी होती है, ठीक है, और हमें चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट करनी होती है ताकि हम एयर को बाहर निकाल सकें। तो हम चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट करेंगे और नीडल डिकम्प्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए में हमें शो किया हुआ है एकुमुलेशन ऑफ द एयर इन द प्लेयूरल स्पेस। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो लंग्स शो किए हुए हैं इसमें इनका जो वैसे इनका स्ट्रक्चर जो है वो ज़रा ग्रे है, लेकिन एयर के आने की वजह से ये बिल्कुल ही ब्लैक स्ट्रक्चर हो गया है। तो यहाँ पे हम कहेंगे नहीं, यहाँ पे हमने देखा कि जो वाइट कलर का यहाँ पे बाउंड्री बनी हुई है वो असल में एयर इन द प्लेयूरल स्पेस है। प्लेयूरा वो मेम्ब्रेन है जो लंग्स को रैप करता है। तो इसके अंदर जो है वो एयर इतनी ज़्यादा आ गई है कि ये बिल्कुल वाइट कलर की बाउंड्री जो है वो आउटलाइन जो है वो बहुत थिक हो गई है, और इसके थिक होने की वजह से जो लंग्स हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं। तो एक तरफ का लंग जो है वो पार्शली कोलैप्स हुआ हुआ दिखाया हुआ है। बी में हमें दिखाया हुआ है कि ट्रैकिया डेविएट्स अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड। ट्रैकिया जो है वो अफेक्टेड साइड से अवे डेविएट हुआ हुआ है, और अफेक्टेड साइड का जो है वो एक हमें यहाँ पे कोलैप्स लंग नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि जो एक साइड का लंग है वहाँ पे रेड एरोस के थ्रू उन्होंने शो किया हुआ है कि लंग बहुत ज़्यादा अंदर को गया हुआ है। तो ये चीज़ हमें मिलती है टेंशन न्यूमोथोरक्स में। तो अब हम देखते हैं निमोनिया को। निमोनिया की जो है यहाँ पे टाइप्स बताई हुई है, ग्लोबल निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया, इंटरस्टिशियल एटिपिकल निमोनिया, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया और एस्पायरेशन निमोनिया। तो यहाँ पे असल में 5 टाइप्स ऑफ निमोनिया बताए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोबर निमोनिया। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई मोस्ट कॉमन, लेजियोनेला एंड द क्लैप्शियला, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, लेजियोनेला और क्लैप्शियला। कैरेक्टरिस्टिक्स में है इंट्रा अल्वियोलर एक्सोडेट। तो इसमें यह है कि जो इंट्रा अल्वियोलर यानी अल्वियोलाई के अंदर जो है वो एक्सोडेट बन जाता है, जिसकी वजह से कॉन्सोलिडेशन हो रही होती है मेन इन्वॉल्व द एंटायर लोब और द होल लंग। तो सबसे पहले अल्वियोलाई के अंदर जो है वो एक्सोडेट बनेगा, वो एक्सोडेट की वजह से हमें कॉन्सोलिडेशन जो है वो नज़र आएगी, कॉन्सोलिडेशन हो रही होगी। और उसके बाद ये जो कॉन्सोलिडेशन है या तो ये पूरे लोब को इन्वॉल्व करेगी या ये पूरे के पूरे लंग को इन्वॉल्व करेगी। लोबर निमोनिया जो है वो ज़्यादातर जो है वो लोब को इन्वॉल्व करेगी क्योंकि ये लोबर यानी लोब वाली निमोनिया है। तो इसमें जो है वो डिफरेंट बैक्टीरिया की वजह से जो है वो एक एक्सोडेट बन जाता है, और वो एक्सोडेट जो है वो सबसे पहले तो कॉन्सोलिडेशन करवाएगा। तो कॉन्सोलिडेशन में हमने देखा कि हमें क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा कि इसमें ईगोफोनी और विस्पर्ड पेक्टोरिलोक्वाई और ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स हमें मिल रहे होते हैं जो कि लेट इंस्पायरेटरी क्रैकल्स हैं। तो ये सारी फाइंडिंग्स हमें कॉन्सोलिडेशन की वजह से निमोनिया में भी मिलेंगी।
उसके बाद हम देखते हैं ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई है, लेकिन इसमें स्टेफिलोकोकस यूरियाज भी है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है और क्लैप्शियला है। एक्यूट इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट्स, तो इसमें हमें जो है वो इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आएंगे फ्रॉम द ब्रोंकियोल्स इनटू द एडजेसेंट अल्वियोलाई। इसमें कुछ इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट्स बनेंगे, ठीक है, ब्रोंकियोल से वो स्टार्ट होंगे, लेकिन साथ ही बिल्कुल साथ वाले अल्वियोलाई के अंदर वो चले जाएंगे। पैची डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग मोर देन या फिर वन लोब। अब लोबर निमोनिया जो था वो एक पूरे लोब को इन्वॉल्व कर रहा था या फिर वो पूरे लंग को इन्वॉल्व कर रहा था, लेकिन ब्रोंको निमोनिया जो है वो सिर्फ एक लोब को इन्वॉल्व करेगा और इसमें पैची डिस्ट्रीब्यूशन होगी इन्वॉल्विंग मोर देन वन लोब। तो इसमें यह है कि ये मोर देन वन लोब को ही इन्वॉल्व करेगा। लोबर निमोनिया या तो एक लोब को इन्वॉल्व कर रहा था या फिर पूरे लंग को इन्वॉल्व कर रहा था। ब्रोंको निमोनिया की पैची डिस्ट्रीब्यूशन होगी जो एक से ज़्यादा लोब पर हुई होगी। तो एक से ज़्यादा यानी कि जैसे डिफ्यूज़, इसको हम कह सकते हैं कि पैची डिस्ट्रीब्यूशन डिफ्यूजली ओवर दी लंग्स। तो ये चीज़ हमें जो है वो ब्रोंको निमोनिया में मिलेगी। तो इसमें हमने देखा कि इसमें जो इन्फिल्ट्रेट्स बने होंगे और वो ब्रोंकियोल से स्टार्ट होकर एल्वियोलाई तक जा रहे होंगे। इंटरस्टिशियल या फिर एटिपिकल निमोनिया, माइकोप्लाज्मा है, क्लैमिडोफिला न्यूमोनियाई, क्लैमिडोफिला स्टैक्ची, लेजियोनेला, कोक्सियला बर्नेथियन वायरसेस। इसमें सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इतने कॉमनली जिनके नाम हम नहीं सुनते निमोनिया के लिए। निमोनिया के लिए जो हम कॉमनली नाम सुनते हैं वो लोबर निमोनिया और ब्रोंको निमोनिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड हैं। बाकी जो नाम आ रहे हैं अब वो सारे जो हैं वो अनकॉमन नेम्स हैं, जैसे क्लैमिडोफिला न्यूमोनियाई, क्लैमिडोफिला स्टैची, लेजियोनेला कॉमन नेम है, कोक्सिनेला बर्नेटी भी डिफरेंट है, वायरसेस जो हैं वो भी इसमें वैसे ही डिफरेंट हैं। तो इसमें एक रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस है, साइटोमेगालो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस और अडीनो वायरस। 4 वायरसेस रिस्पॉन्सिबल हैं। इन 4 वायरसेस को हम रीका के नाम से याद रख सकते हैं, RICA। तो यानी रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, इन्फ्लुएंजा, साइटोमेगालो वायरस और अडीनो वायरस। डिफ्यूज पैची इन्फ्लामेशन लोकलाइज विद इंटरस्टिशियल एरियाज एट दी अल्वियोलर वॉल्स। अल्वियोलर वॉल्स के ऊपर जो है इंटरस्टिशियल एरियाज हैं वहाँ पे हमें डिफ्यूज पैची इन्फ्लामेशन मिल रही होगी। चेस्ट एक्सरे शोज बायलेटरल मल्टीफोकल ओपेसिटीज़, तो हमें बायलेटरल यानी दोनों तरफ जो है वो मल्टीफोकल ओपेसिटीज़ नज़र आ रही होंगी। जनरली फॉलोज अ मोर इंडोलेंट कोर्स, यानी वॉकिंग निमोनिया भी इसको कहते हैं। इंडोलेंट इसका कोर्स होता है, तो इंडोलेंट देख लेते हैं। तो इंडोलेंट का मतलब है वांटिंग टू अवॉइड एक्टिविटी और एक्सर्जन, लेज़ी यानी लेज़ी भी कह सकते हैं। तो इंडोलेंट कोर्स का मतलब ये हुआ कि लेज़ी कोर्स है, बहुत ही देर से जो है वो अपनी पीक तक पहुंचने वाला कोर्स है। तो यहाँ पे हमने देखा कि चेस्ट एक्सरे शोज बायलेटरल मल्टीफोकल ओपेसिटीज़, और इसको वॉकिंग निमोनिया इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसका कोर्स इंडोलेंट है, लेज़ी कोर्स है। तो यहाँ पे हमने देखा क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, इसको COP भी कहते हैं। इटियोलॉजी इसकी अननोन है, नेगेटिव सपोर्टम एंड द ब्लड कल्चर्स ऑफन रिस्पॉन्सिबल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर नोट टू दी एंटीबायोटिक्स। क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया जो है वो इसकी इटियोलॉजी में नहीं पता होती। इसके लिए जो है वो सपूटम और ब्लड कल्चर्स भी इसमें नेगेटिव आ रहे होते हैं, और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिस्पॉन्ड करेगा, एंटीबायोटिक्स को नहीं करेगा। फॉर्मली कॉल्ड द ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंट्स ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया। इसको पहले जो है वो BOOP बूप भी कहते थे, यानी ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंट्स ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया। नॉन इन्फेक्टियस निमोनिया, इसको नॉन इन्फेक्टियस निमोनिया के नाम से भी याद रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें कोई कल्चर में कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं मिलेगा। कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर, लेकिन इन्फ्लामेशन हमें मिल रही होगी। तो यही इसका जो है वो डिफरेंट चीज़ है इसकी, कि इसमें हमें रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिजम्स नहीं नज़र आ रहे, लेकिन इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो इसके सिम्टम्स हैं, वो जो है वो निमोनिया से काफ़ी मैच हो रहे हैं। एस्पायरेशन निमोनिया, द एस्पायरेशन ऑफ ओरोफ्रिंजियल और द गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स। तो इसमें यह होता है कि जो ओरोफ्रिंजियल और गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स हैं उनकी एस्पायरेशन हो जाती है, यानी वो ऊपर को आएंगे, पल्मोनरी इन्फेक्शन करवा देंगे। रिस्क फैक्टर्स आर दी अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, फॉर एग्जांपल डिक्रीज कफ रिफ्लेक्स ऑफ द ग्लोटिक लेयर,
तो इसमें यह है कि अल्टर्ड मेंटल स्टेटस के दौरान जो है वो कफ रिफ्लेक्स ठीक से काम नहीं कर रहा अगर, और इसमें ये भी हो सकता है कि ग्लोटिक लेयर जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि अल्टर्ड मेंटल स्टेटस के दरमियान अक्सर ये चीज़ें हो जाती हैं कि कफ रिफ्लेक्स ठीक से नहीं वर्क करता या फिर ग्लोटिक लेयर नहीं हुआ होता, तो एस्पायरेशन हो जाती है। डिस्फेजिया यानी कि खाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग को डिस्फेजिया कहते हैं। न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स यानी स्ट्रोक और इन्वेसिव ट्यूब्स फॉर एग्जांपल नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब्स, तो ये सारे कॉजेज़ जो हैं वो एस्पायरेशन निमोनिया के बन सकते हैं। प्रेजेंट्स डेज आफ्टर एस्पायरेशन इवेंट इंडिपेंडेंट लंग सेगमेंट, तो ये है कि ये वाली जो प्रेजेंटेशन है ये काफ़ी दिनों के बाद होगी। जब एस्पायरेशन का इवेंट हो गया होगा उसके काफ़ी दिनों के बाद इंडिपेंडेंट लंग सेगमेंट, डिपेंडेंट लंग सेगमेंट में मोर कॉमन इन द राइट लोअर लोब इफ सिटिंग अप एंड द राइट अपर लोब इफ़ लाइंग डाउन ड्यू टू द ब्रोंकियल एनाटमी। तो अगर तो पेशेंट जो है वो एस्पायरेशन निमोनिया के इवेंट के दौरान जो है वो सिटिंग अप था यानी बैठा हुआ था, तो ये ज़्यादा कॉमन जो है वो राइट लोअर लोब में है। और अगर पेशेंट उस टाइम पर लेटा हुआ था तो ये ज़्यादा कॉमन हमें मिलेगी राइट अपर लोब में। कैन प्रोग्रेस टू दी अपसेस, ये अपसेस तक भी जा सकता है। एस्पायरेशन केमिकल निमोनिटिस प्रेजेंट्स आवर्स आफ्टर एस्पायरेशन इवेंट, अगर इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो आवर्स के बाद हो रही हो डेज़ के बजाय, तो ये निमोनिटिस है, इन्फेक्शन है। ड्यू टू द गैस्ट्रिक एसिड मीडिएटेड इन्फ्लामेशन, तो ये होता है कि गैस्ट्रिक एसिड जब एस्पायरेशन होती है, कॉन्टेंट्स ऊपर को आती हैं तो उनके अंदर गैस्ट्रिक एसिड भी होता है। तो गैस्ट्रिक एसिड की वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम इसे कहेंगे एस्पायरेशन केमिकल निमोनिटिस। प्रेजेंट्स विद इन्फिल्ट्रेट्स इन द लोअर लॉब्स, हमें लोअर लॉब्स के अंदर डिफरेंट इन्फिल्ट्रेट्स नजर आएंगे। रिजॉल्व विद सपोर्टिव ट्रीटमेंट, इसलिए कि इसके पीछे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इस वजह से सपोर्टिव ट्रीटमेंट सिंपली देंगे, पेशेंट से ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे डायग्राम शो की हुई है। तो ए में हम देखते हैं कि क्या है, यहाँ पे एक वाइट कलर का शेडो है जिसने हाफ लंग को कवर किया हुआ है। तो ये है दी इंट्राव्यूलर एक्सुडेट कंसोलिडेशन है। ये वाइट कलर का जो हमें नज़र आया है ये जो है वो कंसोलिडेशन है, और इसने सिर्फ एक लोब को जो है वो कवर किया हुआ है। नहीं, ये सिर्फ कंसोलिडेशन है, जो वाइट कलर की हमें नज़र आई वो सिर्फ कंसोलिडेशन है। बी में इन्होंने हमें दिखाया कि यहाँ पे डार्क रेड कलर का जो है वो लंग हुआ है। ये चीज़ जो है ये एक लोब की इन्वॉल्वमेंट हुई है, ये भी लोबल निमोनिया है। और जो ए में शो किया हुआ है वो भी लोबल निमोनिया है। ए और बी दोनों में लोबल निमोनिया शो किए हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं सी में इन्होंने हमें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स ब्रोंको निमोनिया में दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो सेल्स का यहाँ पे एकोमोलेशन हुई है, बहुत ज़्यादा सेल्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। तो ये चीज़ हमें मिलेगी ब्रोंकल व्यूलर नहीं ब्रोंको निमोनिया में। तो डी में हमने देखा कि पैची डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग मोर देन वन लोब, तो यहाँ पे जो मोर देन वन लोब की इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है। पैची डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि यहाँ पे जो गोल्डन ब्राउन से यहाँ पे पैचेस डिफरेंट बने हुए हैं, ये असल में ब्रोंको निमोनिया की पैची डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है। इसके बाद ई में हम देखते हैं तो बायलेटरल मल्टीफोकल ओपेसिटी इंटरस्टिशियल निमोनिया में दिखाई हुई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट ओपेसिटीज़ जो हैं वो दिखाई हुई हैं, लेस प्रोमिनेंट है, और ज़्यादातर ये जो है वो दरमियान वाले जो हार्ट है उसके करीब करीब हैं। तो ये जो ओपेसिटीज़ हैं ये हमें मिलेंगी इंटरस्टिशियल निमोनिया में। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट ओपेसिटीज़ जो हैं वो दोनों साइड्स में नज़र आ रही हैं, और मल्टीफोकल हैं और बायलेटरल भी हैं। उसके बाद हम करते हैं द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ लोबर निमोनिया। तो अब हम देखते हैं द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द लोबर निमोनिया। तो इसमें सबसे पहले तो एक कंजक्शन है, फिर हेपेटाइजेशन, फिर ग्रे हेपेटाइजेशन, फिर रेजोल्यूशन। कंजक्शन और रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन और रेजोल्यूशन। सबसे पहले कंजक्शन होगी जो कि 1 to 2 डेज़ में है, फिर रेड हेपेटाइजेशन 3 to 4 डेज़ में है, फिर ग्रे हेपेटाइजेशन 5 to 7 डेज़ में, और रेजोल्यूशन 8 डेज़ प्लस। फाइंडिंग्स देख लेते हैं। कंजक्शन के दौरान जो है वो रेड पर्पल पार्शियल कंसोलिडेशन ऑफ द पैरेन्चाइमा, रेड पर्पल कलर की जो है वो कंसोलिडेशन हुई होगी, और वो पार्शियल कंसोलिडेशन ऑफ द पैरेन्चाइमा होगी एक्सोडेट विद मोस्टली बैक्टीरिया, और एक्सोडेट में हमें ज़्यादातर बैक्टीरिया मिल रहे होंगे। रेड हेपेटाइजेशन में जो कंसोलिडेशन है, पहले रेड पर्पल था अब रेड ब्राउन कलर हो जाएगा,
और एक्सुडेट के अंदर फिब्रिन होगा, बैक्टीरिया होगा, आरबीसीज होगा, डब्ल्यूबीसीज होगा और ये रिवर्सिबल स्टेज है, यानी रिपेयरिंग हो सकती है यहाँ से भी। तो उसके बाद हमने देखा ग्रे हेपेटाइजेशन में यूनिफॉर्मली ग्रे, एक्सुडेट फुल ऑफ डब्ल्यूबीसीज, लाइट आरबीसीज एंड फाइब्रिन। अब यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं रहा और आरबीसीज भी लाइस्ट हो गए हैं। रेजोल्यूशन में एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द एक्सुडेट बाय मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्रोफेज है वो एक्सुडेट की एंजाइमेटिक डाइजेशन कर देंगे, तो ये चीज़ जो है ये रेजोल्यूशन में आती है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल में हमने देखा कि यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज हैं, कैपिलरी और मैक्रोफेज और हेल्दी अल्वियोलस। तो हेल्दी अल्वियोलस था, इसके अंदर एक मैक्रोफेज है ये येलो कलर का, और डब्ल्यूबीसी है यहाँ पे कैपिलरी के अंदर। कंजक्शन में क्या होता है कि कैपिलरी जो है वो यहाँ पे रप्चर हो गई और एक्सुडेट जो है वो एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगा और वहाँ पे आने के बाद ये कंजक्शन स्टार्ट कर देगा। तो इसका कलर जो है वो रेड होगा और यहाँ पे जो ये ब्लू कलर की शो की हुई ये बैक्टीरिया हैं। तो बैक्टीरिया यहाँ पे आ गए, एक्सुडेट आ गया और उसके बाद रेड हेपेटाइजेशन के दौरान हमने देखा यहाँ पे फाइब्रिन भी आ गया है और यहाँ पे जो है वो डब्ल्यूबीसीज आ गए हैं और आरबीसीज यहाँ पे आ गए हैं, फाइब्रिन यहाँ पे मौजूद है। फिर ग्रे हेपेटाइजेशन के दौरान हमने देखा कि आरबीसीज जो है वो लाइस्ट हो गए हैं, फाइब्रिन यहाँ पे भी मौजूद है और एक्सुडेट जो है उसका कलर ग्रे हो गया है। तो रेजोल्यूशन में हमने देखा कि अब जो मैक्रोफेजेस हैं वो डेब्रिस को क्लियर कर रहे हैं, एक्सुडेट की एंजाइमेटिक डाइजेशन करके उसको क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं लंग एब्सेस। दिस इज़ अ लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस विद इन द पैरेंचाइमा। तो इसमें जो है वो एक कलेक्शन ऑफ पस होगा विद इन द पैरेंचाइमा प्रेजेंट होगा, लोकलाइज होगा यानी कि बहुत ही प्रोमिनेंट लोकलाइज नज़र आ रहा होगा, वेल डिमार्केटेड किस्म का होगा। कॉज्ड बाय द एस्पायरेशन ऑफ द ओरोफ्रिंजियल कॉन्टेंट्स। तो ये एस्पायरेशन ऑफ द ओरोफ्रिंजियल कॉन्टेंट्स की वजह से हो सकता है, स्पेशली इन पेशेंट्स प्रीडिस्पोज्ड टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के दौरान ये हो सकता है कि जो ओरोफ्रिंजियल कॉन्टेंट्स हैं वो एस्पायरेट करके ऊपर की तरफ आ जाएं और लंग्स को डैमेज करें। फॉर एग्जांपल अल्कोहल ओवर यूज़ और एपिलेप्सी। ज़्यादातर ये चीज़ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में हो रही थी, जैसे अल्कोहल ओवर यूज़ और एपिलेप्सी के दौरान, और ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है, फॉर एग्जांपल कैंसर। एयर फ्लूइड लेवल्स, ठीक है, ऑफन सीन ऑन दी चेस्ट एक्सरे। तो यहाँ पे हमें कुछ एयर फ्लूइड लेवल्स नज़र आ रहे होंगे चेस्ट एक्सरे में, जो कि रेड एरोज से शो किए हुए हैं। प्रेजेंस सजेस्ट कैविटेशन। तो ये जब प्रेजेंस होगी ग्रे फ्लूइड लेवल्स की तो इससे हमें पता चलेगा कि कैविटेशन हो चुकी है ड्यू टू दी एनारोब्स। ये एनारोब्स की वजह से हो रही है बैक्टीरियोइडिस, फ्यूसोबैक्टीरियम और पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस। ये काफ़ी अनकॉमन बैक्टीरिया है, जैसे बैक्टीरियोइडिस, फ्यूसोबैक्टीरियम, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, इनके नाम हमने बहुत ही कम सुने होंगे, और स्टेफिलोकोकस ओरियास जो हमने बहुत ही कॉमनली नाम सुना हुआ है। तो एक तो इसमें जो है वो काफ़ी अनकॉमन नेम्स और एक इससे मोस्ट कॉमन नेम है इसके कॉजेज़ में। ट्रीटमेंट इसकी एंटीबायोटिक से, ड्रेनेज और सर्जरी। लंग एब्सेस सेकेंडरी टू द एस्पायरेशन इज मोस्ट ऑफन फाउंड इन द राइट लंग। जो लंग एब्सेस हो रही होती है एस्पायरेशन की वजह से ज़्यादातर हमें राइट लंग में मिलेगी। लोकेशन डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स पोजीशन ड्यूरिंग एस्पायरेशन। इसकी जो लोकेशन है लंग एब्सेस की, जो एस्पायरेशन की वजह से होने वाली लंग एब्सेस की लोकेशन भी पेशेंट की पोजीशन पर डिपेंड करती है ड्यूरिंग एस्पायरेशन। जिस तरह से एस्पायरेशन जो है वो लोकेशन पेशेंट की लोकेशन पर डिपेंड करती है, इसी तरह से एस्पायरेशन से होने वाली लंग एब्सेस भी जो है वो पोजीशन पर डिपेंड करती है। राइट लोअर लॉब इफ अपराइट, अगर पेशेंट जो है वो अपराइट बैठा हुआ है या फिर खड़ा हुआ है। अपराइट का मतलब होता है कि कमर का सीधा होना, तो कमर सीधी में अगर बंदा बैठा हुआ है या स्टैंड अप है या कुछ भी, तो इसको हम कहेंगे राइट लोअर लॉब। राइट लोअर लॉब में हो रही होगी एब्सेस अगर पेशेंट अपराइट है, और राइट अपर लॉब और राइट मीडियल लॉब पे हो रही होगी अगर पेशेंट रिकम्बेंट है। तो रिकम्बेंट यानी कि पेशेंट अगर लेटा हुआ हो तो उसके राइट अपर लॉब या राइट मीडियल लॉब पे हो सकती है।
तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एब्सेस जो है वो एक लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स विद इन द पैरेन्काइमा है। ज़्यादातर ये एस्पायरेशन की वजह से हो रही होती है और एस्पायरेशन के दौरान भी तब होती है कि पेशेंट में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रही हो या फिर उसमें कोई ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो। चेस्ट एक्सरे में हमें एयर फ्लूइड लेवल्स नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि हमें ये बी में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ ये बहुत ही कॉमन ऑर्गेनिज़म यानी कि स्टेफिलोकोकस ओरियाज और बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन ऑर्गेनिज़म यानी बैक्टीरियोइडिस और फ्यूसोबैक्टीरियम पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो सकती है। ट्रीटमेंट इसकी एंटीबायोटिक्स, ड्रेनेज और सर्जरी है। बाकी लंग एब्सेस जो है वो एस्पायरेशन की वजह से जो हो रही होती है वो ज़्यादातर राइट लंग में होती है और लोकेशन डिपेंडेंट होती है। तो अब हम देखते हैं लंग कैंसर। लंग कैंसर इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ। कैंसर से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा डेथ होती है वो लंग कैंसर की वजह से होती है। प्रेजेंटेशन इसमें कफ है, हिमोप्टिसिस यानी कि कफ के दौरान ब्लड का आना, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, वीजिंग, न्यूमोनिक कॉइन लीजन्स ऑन द चेस्ट एक्सरे, द नॉन कैल्सिफाइड नोड्यूल ऑन द सीटी स्कैन। तो कॉइन लीजन्स यानी कि कॉइन की तरह के नजर आने वाले लीजन्स हमें चेस्ट एक्सरे में नज़र आ सकते हैं या हमें नॉन कैल्सिफाइड नोड्यूल नज़र आ सकते हैं ऑन द सीटी स्कैन। साइट्स ऑफ मेटास्टेसिस फ्रॉम दी लंग कैंसर। लंग कैंसर के मेटास्टेसाइज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो साइट्स जिसमें ये मेटास्टेसिस कर सकता है वो तो एक लीवर है। अगर लीवर में कर जाए तो जॉन्डिस और पैथोमेगली हो रही होगी, या एड्रेनल्स में कर सकता है, बोन में कर जाए तो वहाँ पे पैथोलॉजिक फ्रैक्चर की रिस्क इंक्रीज़ हो जाती है। ब्रेन, तो लीवर, एड्रेनल्स एंड बोन एंड ब्रेन। लंग्स, मेट्स, लंग, लव अफेक्शन, बोन, हेड्स एंड ब्रेनियक्स। In the lung metastasis usually multiple lesions are common than the primary neoplasms। तो उन्होंने कहा है कि जो लंग है उसमें मेटास्टेसिस यानी कि मल्टीपल लीजन ज़्यादा हो रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी नियोप्लाज्म्स। यानी लंग के अंदर जो कैंसर पाया जाता है वो ज़्यादातर मेटास्टेसाइज हुआ होता है, ना कि लंग का अपना प्राइमरी कैंसर होता है। मोस्ट कॉमन फ्रॉम दी ब्रेस्ट, कोलॉन, प्रोस्टेट एंड ब्लैडर कैंसर। और ये जो मेटास्टेसाइज हुआ होता है ये एक तो ब्रेस्ट से हो सकता है, कोलॉन से हो सकता है, प्रोस्टेट से हो सकता है और ब्लैडर से हो सकता है। स्फीयर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, इसकी कॉम्प्लिकेशंस याद रखने के लिए हम स्फीयर के नाम से जो है वो निमोनिक याद रख सकते हैं। सुपीरियर वेना केवा, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम्स एंड पैंकोस ट्यूमर, हॉर्नर सिंड्रोम, एंडोक्राइन यानी पैरानियोप्लास्टिक, रिकरेंट रीजन नर्व कंप्रेशन, effusions, pleural or pericardial. Risk factors include tobacco smoking, secondhand smoke, radiations, environmental exposures, for example radon and asbestos, pulmonary fibrosis or family history. Squamous and small cell carcinomas are central and often caused by smoking। अगर स्मोकिंग की वजह से जो सा लंग कैंसर सबसे ज़्यादा हो रहा है वो स्क्वामस और स्मॉल सेल कार्सिनोमा है और ये सेंट्रल होता है। सेंट्रल भी देख लेते हैं कि क्या मतलब है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा, इसको हम स्मॉल सेल या फिर ओट सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं। लोकेशन इसकी सेंट्रल है। अनडिफ्रेंशिएटेड जो है वो वेरी एग्रेसिव, और यानी कि ये काफ़ी एग्रेसिव कार्सिनोमा होता है। ये अनडिफ्रेंशिएटेड, बिल्कुल अनडिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। मे कॉज न्यूरोलॉजिक पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, तो ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स करवा सकता है। न्यूरोलॉजिक यानी ब्रेन से रेलिवेंट पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स करवा रहा है। उसमें एक है लैम्बर्ट ईटन मियासिनिक सिंड्रोम, पैरानियोप्लास्टिक माइलाइटिस, एनसेफेलाइटिस, सब एक्यूट सेरिबेलर डिजेनरेशन। ये जो सब एक्यूट सेरिबेलर डिजेनरेशन है ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी हो रहा होता है। एंड एंडोक्राइन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स, और ये एंडोक्राइन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स भी करवा सकता है, जैसे कुशिंग सिंड्रोम एंड द सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH secretion। एम्प्लीफिकेशन ऑफ दी MYC ऑन्कोजीन्स कॉमन, इसमें MYC ऑन्कोजीन की एम्प्लीफिकेशन बहुत कॉमनली देखी गई है। इट कैन बी मैनेज विद द कीमोथेरेपी विद और विदाउट रेडिएशंस। नियोप्लाज्म ऑफ द न्यूरोएंडोक्राइन कल्चिट्स्की सेल्स, तो इसकी हिस्टोलॉजी में हम देखेंगे कि ये एक नियोप्लाज्म है और ये कुछ सेल्स हैं, ठीक है, कल्चिट्स्की के नाम से होते हैं। कुलचिट्स्की के नाम से कुछ सेल्स हैं, उनकी नियोप्लाज्म को हम देखेंगे।
स्मॉल डार्क ब्लू सेल्स, ये जो सेल्स होंगे ये हमें नज़र आएंगे कि ये स्मॉल डार्क ब्लू कलर के होंगे। क्रोमोग्रेनिन ए पॉजिटिव, ये इसका ट्यूमर मार्कर है क्रोमोग्रेनिन ए। न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेस और साइनेप्टोफाइजिन, तो CNS के नाम से याद रख सकते हैं इसके ट्यूमर मार्कर्स को हम। क्रोमोग्रेनिन ए, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेस एंड साइनेप्टोफाइजिन। अब हमने देखा कि इसने 2 किस्म के पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स करवाने हैं। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का ये मतलब होता है कि न्यूप्लाजिया की वजह से अगर कोई सिंड्रोम हो रहा है, यानी कि ट्यूमर जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से जब कोई डिजीज़ हो रही होती है, कोई मसला हो रहा होता है ट्यूमर की वजह से, तो हम उसे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरीज है, एक न्यूरोलॉजिक और एंडोक्राइन। न्यूरोलॉजिक वाले भी हमने देख ली, एंडोक्राइन भी हमने देख ली। फिर हमने देखा कि इसमें एम्प्लीफिकेशन जो है वो MYC जीन की हो रही है। अब ये स्मॉल सेल हो गया, उसके बाद आता है नॉन स्मॉल सेल। अब जो स्मॉल सेल था उसमें तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा आ गया, लेकिन जो नॉन स्मॉल सेल है उसमें आगे 4 कार्सिनोमाज आने हैं। एक इसमें एडिनो कार्सिनोमा है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा और ब्रोंकियल कार्सिनोइड ट्यूमर, ब्रोंकियल कार्सिनोइड ट्यूमर। तो पहले हम देख लेते हैं एडिनो कार्सिनोमा, ये पेरिफेरल है। मोस्ट कॉमन प्राइमरी लंग कैंसर। अगर हम देखें कि मोस्ट कॉमनली कोई भी प्राइमरी लंग कैंसर हो रहा है अगर, तो वो एडिनो कार्सिनोमा है। मोस्ट कॉमन सब टाइप इन पीपल हु डू नॉट स्मोक, ये हमें उनमें ज़्यादा मिलता है जो स्मोक नहीं करते। मोर कॉमन इन फीमेल्स दैन मेल्स, इसलिए कि फीमेल ज़्यादातर स्मोकर्स नहीं होती, तो ये कॉमन ज़्यादा फीमेल्स में है। एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस इंक्लूड क्रैश, EGFR एंड ALK। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि इसकी जो एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस हैं वो KRAS, EGFR और ALK एसोसिएटेड विद हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। तो इसमें जो है वो ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी भी हो रही होती है, क्लबिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रोंकोअल्वियोलर सब टाइप दैट इज एडिनोकार्सिनोमा इन सिटू। चेस्ट एक्सरे ऑफन शोज हैज़ी इन्फिल्ट्रेट सिमिलर टू द निमोनिया एंड द बेटर प्रोग्नोसिस। अब इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो बेटर होती है, और इसकी एक ब्रोंकियोलो अल्वियोलर सब टाइप है। तो इसकी जो ब्रोंको अल्वियोलर सब टाइप है, ब्रोंकियोलो अल्वियोलर सब टाइप जो है उसको हम एडिनोकार्सिनोमा इन सिटू भी कहते हैं। तो जब वो हुआ होगा तो हमें चेस्ट एक्सरे में कुछ हैज़ी इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आएंगे जो निमोनिया जैसे दिख रहे होंगे। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि ये नॉन स्मोकर्स में होती है, फीमेल्स में होती है। इसमें एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस होती हैं 3 जीन्स के अंदर, और इसमें क्लबिंग भी होती है क्योंकि इसमें ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी की हाइपरट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। और इसमें जो इसकी एक सब टाइप है, जैसे एडिनोकार्सिनोमा इन सिटू भी कह सकते हैं या फिर ब्रोंकियोलो अल्वियोलर सब टाइप कह सकते हैं। उसमें हमने देखा है कि कुछ हैज़ी इन्फिल्ट्रेट्स बन जाते हैं चेस्ट एक्सरे के अंदर जो निमोनिया जैसे दिख रहे हैं। ग्लैंडुलर पैटर्न ऑफन स्टेन्स म्यूसिन पॉजिटिव, तो ये इसका पैटर्न ग्लैंडुलर है, यानी लगेगा जैसे इसमें बहुत से ग्लैंड्स हैं। ओफन स्टेन्स म्यूसिन पॉजिटिव, ये म्यूसिन पॉजिटिव है। ब्रोंको अल्वियोलर सब टाइप ग्रोज अलोंग द अल्वियोलर सेप्टा, जो इसकी सब टाइप है वो अल्वियोलर सेप्टा के साथ साथ ग्रो करेगी। एपरेंट थिकनिंग ऑफ द अल्वियोलर वॉल्स, और यूँ लगेगा कि बहुत ही क्लियरली ऐसा लगेगा कि अल्वियोलर वॉल्स की थिकनिंग हो गई है। टॉल कलमनर सेल्स कंटेनिंग म्यूकस, टॉल कलमनर सेल्स होंगे और उनके अंदर म्यूकस होगा। तो इसमें जो हमने देखा कि इसका जो अपना पैटर्न है वो वैसे ग्लैंडुलर है और ये म्यूसिन पॉजिटिव है, लेकिन जो इसकी सब टाइप है उसके अंदर हम देखेंगे कि वो अल्वियोलर सेप्टा के साथ साथ ग्रो कर रही होगी, और उसमें अल्वियोलर वॉल्स की बहुत ही ज़्यादा एपरेंट, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट किस्म की थिकनिंग हुई होगी। और इसके अलावा थिकनिंग के अलावा भी वहाँ पे टॉल कलमनर सेल्स होंगे, उनके अंदर म्यूकस होगा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो है वो सेंट्रल है। हिलर मास अराइजिंग फ्रॉम दी ब्रोंकस, कैविटेशंस हैं इसमें। सिगरेट्स हाइपरकैल्सीमिया प्रोड्यूसेस पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर पेप्टाइड। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है ये भी ज़्यादातर स्मोकर्स में होता है। इसमें एक हिलर मास बन जाता है जो ब्रोंकस से अराइज हो रहा होता है। एक हिलर मास बन गया जो ब्रोंकस से अराइज हो रहा है, उसके बाद कैविटेशंस हो सकती हैं इसमें।
सिगरेट के साथ ये एसोसिएटेड है, स्मोकिंग के साथ। और इसमें हाइपर कैल्सीमिया भी हो जाता है क्योंकि इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन लाइक पेप्टाइड एक बन जाता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्लड में कैल्शियम की सिक्रीजन करवाता है, और इस वजह से इसमें हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है। क्योंकि ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा तो इसमें केराटिन पल्स तो ज़रूर होंगे। एंड इंटरसेलुलर ब्रिजेस दैट इज़ डेस्मोसोम्स, ये इसमें एक डिफरेंट चीज़ है कि इसमें कुछ ब्रिजेस भी होते हैं। लार्ज सेल कार्सिनोमा ये पेरिफेरल है, तो हमने देखा कि एडिनो कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा पेरिफेरल हैं। ये हाईली एनाप्लास्टिक एंड अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर है, यानी काफ़ी एग्रेसिव किस्म का ट्यूमर है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा की तरह ये भी अनडिफरेंशिएटेड है। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद टोबैको स्मोकिंग, ये टोबैको स्मोकिंग के साथ स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है। मे प्रोड्यूस ह्यूमन कोरियोनिक एंडोट्रोपिन लीड टू द गायनेकोमास्टिया, तो ये ह्यूमन कोरियोनिक एंडोट्रोपिन प्रोड्यूस करेगा, गायनेकोमास्टिया यानी कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन मेल तक पहुंचा सकता है। लेस रिस्पॉन्सिव टू कीमोथेरेपी, रिमूव सर्जिकली, पुअर प्रोग्नोसिस, कीमोथेरेपी के साथ इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, बहुत ही कम रिस्पॉन्स है, और ये पुअर प्रोग्नोसिस है। इसमें हमें मिलेंगे प्लियोमॉर्फिक जाइंट सेल्स। प्लियोमॉर्फिक का मतलब है कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन साइज एंड शेप, तो इस तरह के हमें जाइंट सेल्स इसमें मिलेंगे। ब्रोंकियल कार्सिनोइड ट्यूमर सेंट्रल और पेरिफेरल ये दोनों तरीके से हो सकता है। इसकी एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है और मेटास्टेसिस भी बहुत ही रेयर है। सिम्टम्स ड्यू टू द मैस, ठीक है, मैस इफेक्ट की वजह से इसके सिम्टम्स होते हैं। और कार्सिनोइड सिंड्रोम, या फिर एक कार्सिनोइड सिंड्रोम में इसमें और होता है जिसमें फ्लशिंग, डायरिया और वीजिंग। नेस्ट ऑफ न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स, जिसके अंदर न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स के नेस्ट बने होते हैं यानी डिफरेंट पैचेस से बने होंगे न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स के, और ये क्रोमोग्रेनिन ए पॉजिटिव है। अब यहाँ पे इनकी जो है वो डिफरेंट डायग्राम्स, हिस्टोलॉजीज वगैरह शो की हुई हैं। तो ए में हम देखते हैं कि यहाँ पे पिंक कलर की लाइंस हैं, उन लाइंस के दरमियान पर्पल कलर का जो है वो फिलिंग हुई है। पिंक कलर की लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस हैं, डब्बे बने हुए हैं पिंक लाइन से, और फिर इसके अंदर इन लाइंस के अंदर पर्पल कलर की फिलिंग हुई है तो ये ए वाली जो चीज़ है ये हमें मिलती है स्मॉल सेल कार्सिनोमा यानी ओट सेल कार्सिनोमा में। और ये जो हमने देखे हैं, ये जो सेल्स हैं जो पिंक कलर की लाइंस में जो फिलिंग कर रहे थे वो थे कल्चर्सकी सेल्स, ये स्मॉल डार्क ब्लू सेल्स हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे ए में जो है वो डार्क ब्लू सेल्स हैं और इन्होंने जो है वो फिलिंग की हुई है। इसके बाद हमने देखा कि ये पिंक और लाइट पिंक सा स्ट्रक्चर है, और लाइट पिंक स्ट्रक्चर के अंदर राउंड बॉडीज़ हैं कुछ पर्पल कलर की। तो ये स्ट्रक्चर हमें कहाँ पे मिलेगा, ये ग्लैंडुलर पैटर्न है और ये एडिनो कार्सिनोमा में मिलेगा। म्यूसिन पॉजिटिव होता है, तो ये ग्लैंडुलर पैटर्न है। सी में हमने क्या देखा, सी में हिलर मैस है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक मैस नज़र आ रहा है। बाकी के लंग्स तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एक राउंड बॉडी है, राउंड सा शेडो है जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल राउंड सा शेडो है। तो ये एक हिलर मैस है और ये हमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में नज़र आ रहा है, और ये ब्रोंकस से राइज हुआ है। इसके बाद हमने देखा कि ये डी में इन्होंने शो किए हुए हैं केराटिन पर्ल्स। ये जो पिंक से स्ट्रक्चर्स हैं दो राउंड डी वाली डायग्राम में, इनके इर्द गिर्द कुछ वाइट से स्ट्रेट लाइंस हैं, उन स्ट्रेट लाइंस को उन्होंने एरो से भी शो किया हुआ, तो ये समय केराटिन पर्ल्स हैं, ये हमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में मिलते हैं। फिर उसके बाद लार्ज सेल कार्सिनोमा में हमने देखा कि प्लियोमॉर्फिक जॉइंट सेल्स हैं, पर्पल कलर के सेल्स हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं, साइज इनका ज़्यादा है और प्लियोमॉर्फिक लग रहे हैं, यानी बिल्कुल रफ़ हैं। कहीं पे ये सर्कुलर हैं, कहीं पे ओवल हैं, कि कोई एक स्पेसिफिक शेप जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये प्लियोमॉर्फिक जॉइंट सेल्स जो हैं ये हमें लार्ज सेल कार्सिनोमा में मिलेंगे। अब हमने ये देखना है कि सेंट्रल और पेरिफेरल ट्यूमर जो है वो उसका क्या मतलब है, लोकेशन इनकी कहीं पे सेंट्रल है कहीं पे पेरिफेरल है, तो वो क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे हमने देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंड द पेरिफेरल लंग कैंसर।
ट्यूमर्स इन्वेडिंग सेगमेंटल और द प्रॉक्सिमल ब्रोंकाई वर कंसिडरेड एज सेंट्रल टाइप ट्यूमर्स। जो ट्यूमर्स प्रॉक्सिमल ब्रोंकाई तक मतलब स्टॉप हो जाए, उससे आगे स्प्रेड ना कर रहे हो, इनकी इन्वेजन जो है वो प्रॉक्सिमल ब्रोंकाई तक हो रही हो, तो वो सेंट्रल टाइप ट्यूमर्स है। अदरवाइज ट्यूमर्स अकरिंग द सब सेगमेंटल और दी मोर डिस्टल ब्रोंकाई, और अगर वो मोर डिस्टल ब्रोंकाई तक एक्ट कर रहे हो, वहाँ तक उनकी जो है वो इन्वेजन हो रही हो, तो वो पेरिफेरल टाइप कैंसर है। तो ये डिफरेंस है लोकेशन का, सेंट्रल और पेरिफेरल का, कि प्रॉक्सिमल ब्रोंकाई तक जो ट्यूमर है वो सेंट्रल है, और उसके बाद जो एरियाज़ को इन्वॉल्व करेगा डिस्टल ब्रोंकाई को, ब्रोंकियोल्स वगैरह को, तो वो हम देखेंगे कि वो पेरिफेरल लंग कैंसर होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे पैंकोस ट्यूमर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सुपीरियर सेल्सस ट्यूमर, इसको सुपीरियर सेल्सस ट्यूमर भी कहते हैं। कार्सिनोमा डेट अराइजेज इन दी अपेक्स ऑफ द लंग। ये अपेक्स ऑफ द लंग पे अराइज होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये फर्स्ट रिब के बिल्कुल साथ है, और अपेक्स ऑफ लंग पे एक मैस बना हुआ है और फर्स्ट रिब के बिल्कुल साथ है। मे कॉज द पैंकोस सिंड्रोम बाय इन्वेडिंग compressing द लोकल स्ट्रक्चर्स। तो ये अपेक्स ऑफ लंग पे वैसे तो अराइज होता है, लेकिन ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की कंप्रेशन कर सकता है, इन्होंने इन्वेड कर सकता है, जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स अपीयर हो रहे होते हैं। कंप्रेशन ऑफ द लोको रीजनल स्ट्रक्चर्स में कॉज एरिया ऑफ फाइंडिंग्स। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की जब कंप्रेशन होगी तो डिफरेंट फाइंडिंग्स हो रही होंगी। एक इसमें है द रिकरेंट लरिंजियन नर्व। तो अगर रिकरेंट लरिंजियन नर्व की कंप्रेशन हो रही है तो हॉर्सनेस हो जाएगी, यानी जो वॉइस है वो बिल्कुल फटी हुई सी हो जाएगी। और स्टेलेट गैंग्लियन, अगर स्टेलेट गैंग्लियन की कंप्रेशन हो जाए तो हॉर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, और उस इप्सिलेटरल यानी उसी साइड पे जो है वो टॉसिस, मायोसिस और एनहाइड्रोसिस हो जाएगी। तो उसके बाद है सुपीरियर वेना केवा से सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम हो सकता है। ब्रेकियोसेफलिक वेन अगर कंप्रेस हो गई या इन्वेट हो गई तो ब्रेकियोसेफलिक सिंड्रोम हो सकता है, यूनिलेटरल सिम्टम्स होंगे। ब्रेकियल प्लेक्सिस अगर जो है वो डैमेज हो रहा है तो फिर शोल्डर पेन, सेंसोरी मोटर डिफिसिट्स, फॉर एग्जांपल एट्रोफी ऑफ द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड, हैंड के इंट्रिंसिक मसल्स की एट्रोफी हो जाती है। फ्रेनिक नर्व में जो है वो हेमी डायफ्राम पैरालिसिस, तो फ्रेनिक नर्व अगर इन्वॉल्व हो रही है तो हेमी डायफ्राम की पैरालिसिस हो जाएगी, यानी हेमी डायफ्राम एलिवेशन ऑन दी चेस्ट एक्सरे। इसके बाद हम देखते हैं सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दी सुपीरियर वेना केवा। तो यहाँ पे ये होता है कि जो सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है बाय द थ्रोम्बस और बाय द ट्यूमर, इम्पेयर्स द ब्लड ड्रेनेज फ्रॉम दी हेड। तो हेड से जो है वो ब्लड की ड्रेनेज नहीं हो सकेगी, क्योंकि सुपीरियर वेना केवा जो है वो हेड वाली साइड से ब्लड को हार्ट में ड्रिंक करता है, जिसकी वजह से आगे मज़ीद सर्कुलेशन हो रही होती है। तो जब इस तरह नहीं होगा, किसी वजह से इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो फिर फेशियल प्लेथोरा यानी कि फेस जो है वो बहुत भरा हुआ सा लगेगा। नॉट ब्लांचिंग आफ्टर फिंगर टिप प्रेशर, ब्लांचिंग आफ्टर फिंगर टिप प्रेशर देख लेते हैं। और नेक जो है उसमें जुगुलर विनस डिस्टेंशन हो जाएगी, लरेंजियल फ्रिंजियल एडीमा हो सकता है, और अपर एक्सट्रीमिटीज़ में भी एडीमा हो सकता है। कॉमनली कॉज्ड बाय द मैलिग्नेंसी, ज़्यादातर तो ये मैलिग्नेंसी की वजह से होता है, पैंकोस ट्यूमर या फिर मीडियास्टिनल मास। एंड थ्रोम्बोसिस फ्रॉम द इनडिवेलिंग कैथेटर्स, कैथेटर्स की वजह से भी ये हो सकता है। मेडिकल इमरजेंसी है, कैन रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है क्योंकि ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी बहुत इंक्रीज़ कर देता है इफ़ ऑब्स्ट्रक्शन इज सेवर। तो अगर ऐसा हो तो फिर डिजीनेस और हेडेक और इंक्रीज रिस्क ऑफ द एनेरिज्म, रप्चर ऑफ द इंट्राक्रेनियल आर्टरीज। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये जो थ्रोम्बस और ऑब्स्ट्रक्शन है तो जुगुलर वीनस डिस्टेंशन हो रही है और अपर एक्सट्रीमिटीज वीनस डिस्टेंशन हो रही है इस डायग्राम के अंदर। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम का फार्माकोलॉजी वाला सेक्शन स्टार्ट होता है, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने 7-10 पेज तक कवर कर लिया है। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ब्लांचिंग जो ऑन फिंगर टिप प्रेशर, इसका क्या मतलब था। तो ब्लांचिंग का मतलब है कि जेंटली प्रेस द रेडेड एरिया, फिट ब्लांचेस वाइट एज द ब्लड इज पुश्ड आउट ऑफ द कैपिलरीज एंड देन इट गोज रेड अगेन एज अ कैपिलरी, दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई रेडेड एरिया अगर है उसकी हम फिंगर टिप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और वो वाइट हो रहा है, और फिर जब हम फिंगर टिप को हटा दें और वो दोबारा से रेड हो जाए,
तो इसका मतलब यह है कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। दिस इज़ अ ब्लांचिंग erythema दैट इज़ रेडनेस इफ द रेडनेट एरिया स्टेज रेड व्हेन जेंटली प्रेस्ड। लेकिन अगर रेडनेट एरिया फिर भी रेड रहे जब हम प्रेशर अप्लाई भी कर दें तो इसका मतलब है कि ये ग्रेड 1 प्रेशर डैमेज है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेशियल प्लेथोरा होगा नॉट ब्लांचिंग आफ्टर फिंगर टिप प्रेशर इन ए। तो ए वाली डायग्राम में इन्होंने हमें ब्लांचिंग शो की हुई है। तो यहाँ पे फेशियल प्लेथोरा हुआ है और इन्होंने फिंगर टिप प्रेशर जब अप्लाई किया तो उसको रेड एरिया था उसको वाइट होना चाहिए था, और जब इन्होंने फिंगर हटाई तो उसको दोबारा रेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो वाइट ही रह रहा है ज़्यादा देर तक। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये स्टेसिस हुई हुई है, ब्लड यहाँ पे रुका हुआ है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो यहाँ पे ये रेड एरो से इन्होंने फिंगर टिप्स के जो निशान है वो भी शो किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो आज की वीडियो का कवर होता है। अगली वीडियो में हम फार्माकोलॉजी वाले सेक्शन को स्टार्ट करेंगे।